अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम बेटा CTS पेपर 3 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें सिलेबस था बेटा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो उसका डिस्कशन हम देखेंगे बेटा। तो डिस्कशन में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है बेटा? प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होगा वो क्या होगा? देखिए कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। कॉन्सेप्ट है कि एक सेंट्रल एटम है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, बॉन्ड पेयर्स भी होते हैं, लोन पेयर्स भी होते हैं। आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होगा। आपने पढ़ा होगा बेटा VSEPR थ्योरी, आपने पढ़ा है VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी क्या कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है बेटा कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होता है, जो लोन पेयर और लोन पेयर होता है उसका जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है देन किसके, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसका जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये है बेटा ऑर्डर ऑफ रिपल्शन अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। ये ऑर्डर ऑफ रिपल्शन फॉलो करेगा ये। अब देखिए बेटा इन ऑप्शंस में क्या है। पहले ऑप्शन में लिखा है लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा, ठीक है बेटा। लेकिन दूसरे वाले पार्ट में इसमें गलत लिखा है। क्या लिखा है बेटा दूसरे वाले पार्ट में? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। सो दूसरे वाले पार्ट में लिखा है बॉन्ड पेयर। तो ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए था लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो दूसरे ऑप्शन में देखिए आप, दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा बेटा? दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ बेटा कि लोन पेयर, पहले लिखा है लोन पेयर, दूसरा लिखा है बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और तीसरा लिखा है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा ये इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा। थ्योरी है VSEPR, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन मैंने दिया है, इसको याद रखेगा, आगे जरूर काम आएगा। देखिए बेटा क्या लिखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन XeOF2 मॉलिक्यूल इज। अब नंबर ऑफ लोन पेयर्स लिखा है, तो किसके नंबर ऑफ लोन पेयर्स? क्या आपको लोन पेयर्स निकालने सिर्फ सेंट्रल एटम के? क्या आपको लोन पेयर्स निकालने सारे मॉलिक्यूल के? अगर इसमें सिर्फ लिखा होता है सेंट्रल एटम पे तो तब हमें सिर्फ सेंट्रल एटम पे ही लोन पेयर्स निकालने हैं। लेकिन इसमें लिखा है द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इसका मतलब जो सेंट्रल एटम होगा, जो टर्मिनल एटम्स होंगे, सारे एटम्स के मिला के आपको लोन पेयर्स निकालने हैं। तो हम देखेंगे कि बेटा XeOF2 जो होगा मॉलिक्यूल, XeOF2 मॉलिक्यूल, इस XeOF2 मॉलिक्यूल का हम बेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा? आपको पता है बेटा जिनन जो होता है इसमें होते हैं वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। हम ऐसे बनाएंगे बेटा, जिनन है आपके पास Xe, इसके वैलेंस शेल में बेटा होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जिनन किन के साथ बॉन्डिंग करके हैं? ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके हैं, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के हैं। आपको पता है बेटा जो ऑक्सीजन होता है वो डाइवैलेंट होता है, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन अगर डाइवैलेंट है डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से बनाएगा ऑक्सीजन बेटा डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। लाइकवाइज फ्लोरीन के 2 एटम्स है इसमें। अगर फ्लोरीन के 2 एटम्स है, मैं यहाँ से एक फ्लोरीन रखूंगा बेटा, यहाँ से एक फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे रखेंगे हम 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी फ्लोरीन के पास होते हैं बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो हम यहाँ से दिखाएंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए बेटा अब क्या है, अब टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? आपको सेंट्रल एटम पे भी काउंट करना है, टर्मिनल एटम पे भी काउंट करना है। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर्स कितने हैं बेटा? आप लोन पेयर्स अगर काउंट करेंगे बेटा सेंट्रल एटम पे, लोन पेयर्स का काउंट कितना होगा? ये आपके पास 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपके पास जो टोटल लोन पेयर्स है बेटा इस पूरे मॉलिक्यूल में, जो लोन पेयर्स है वो है बेटा किसके बराबर? वो है 10 के बराबर। इससे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बेटा 4th पार्ट। 10 is the number of lone pairs, total number of lone pairs present in XeOF2। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। मैच द आयन्स इन कॉलम 1। कॉलम 1 में जो आपको आयन्स दिए हैं उनको आपको मैच करना है विद द स्ट्रक्चर इन कॉलम सेकंड। कॉलम सेकंड में मैच करना है एंड असाइन द करेक्ट कोड। आपको करेक्ट कोड असाइन करना है। देखिए बेटा पहली बात क्या है, पहला आपको जो स्ट्रक्चर दिया, पहला आपको जो आयन दिया वो दिया बेटा CO3-2। अब ये जो CO3-2 होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा? CO3-2 हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए बेटा क्या है, बीच में आएगा कार्बन एटम या इसका सेंट्रल एटम होगा बेटा। सेंट्रल एटम के साथ क्या होगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से बनाएंगे बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर 2 ऑक्सीजन है उन पे नेगेटिव चार्ज है। एक ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड यहाँ से चार्ज -1, दूसरे ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड यहाँ से चार्ज -1। अगर हम इस एटम का निकालेंगे बेटा स्टीरिक नंबर, अगर हम इसका निकालेंगे स्टीरिक नंबर कार्बन का, ये कौन सा बॉन्ड बेटा? सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड बेटा? सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ गए बेटा? 3 सिग्मा बॉन्ड्स। इसमें सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है। अगर हम स्टीरिक नंबर निकालेंगे, स्टीरिक नंबर किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, लोन पेयर कोई नहीं है, वो होगा 0, तो स्टीरिक नंबर आएगा 3। अगर स्टीरिक नंबर आएगा 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा आएगा sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा इस कार्बन का sp2, इसका मतलब ये होगा बेटा ट्राइगोनल प्लेनर।
तो ये हो जाएगा बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर कौन है बेटा? CO3। तो CO3 जो होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब जो CO3 होगा बेटा, CO3 वाले का जो आंसर आएगा बेटा, CO3 का अगर आप मैच करेंगे तो इसका फोर्थ के साथ आपको मैच करवाना है। अब ऐसा पहला वाला फोर्थ। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में जो ए लिखा है ना बेटा, ए कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन का जो कॉलम 2 में आंसर आएगा वो 4 आएगा। अब आपको डिसाइड करना है बी पे आप डिसाइड कर सकते हैं क्या होगा। तो बी क्या है आपके पास? बी है बेटा I3 आपके पास प्लस। उसके बाद क्या है सी। इनमें से आपको इजी कौन लग रहा है बेटा? आप इजी पे जाइए ना, जल्दी इजी देखिए आंसर क्या है। अब इजी सी पे जा सकते हैं या फोर्थ पे जा सकते हैं। अगर आपको I3 प्लस चाहिए बेटा, अगर आपको I3 प्लस का क्या निकालना है बेटा, I3 प्लस का आपको निकालना है, क्या आएगा स्टेज नंबर। तो I3 प्लस आप ऐसे निकालेंगे, ये आपके पास बेटा आयोडीन है, ये लेंगे बेटा आप आयोडीन, ये लेंगे हम बेटा आयोडीन I, दूसरा आयोडीन लेंगे I, और तीसरा आयोडीन भी लेंगे हम बेटा I। ये हमने लिए 3 आयोडीन। अब ये 3 आयोडीन ले लिए। आयोडीन तीनों पे कितने हैं बेटा? 7-7 इलेक्ट्रॉन है। मैं लिखूंगा ऐसे 1 2, एक शेयर किया हुआ आयोडीन ने, 3 4, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 इलेक्ट्रॉन। इस आयोडीन के भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस वाले सेंट्रल पे के पास कितने होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स? क्या इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे? नो। इस पे कितना चार्ज लिखा है बेटा? +1। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो निकालना ही पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। यहाँ से एक शेयर किया है, यहाँ से एक शेयर किया है। अब कितने बच गए बेटा? और 2 बच गए, 7 नहीं 2 ही बच गए आपके पास। तो आप देखिए सेंट्रल एटम पे क्या है बेटा, जो इसका सेंट्रल एटम है आयोडीन, उसके साथ 2 सिग्मा बॉन्ड्स है और उसके पास 2 लोन पेयर्स है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और 2 लोन पेयर्स होंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा इसका? आयोडीन ऐसा होगा जैसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है बेंट, इसका स्ट्रक्चर भी बेंट बनेगा। यहाँ से आयोडीन बेटा, यहाँ से आयोडीन आएगा। इस आयोडीन पे जो होंगे बेटा 2 लोन पेयर्स होंगे, 1 और 2 लोन पेयर्स। आप देखिए बेटा इसका स्टेट नंबर क्या आएगा। अगर इसका स्टेट नंबर देखेंगे, स्टेट नंबर आएगा इसका 4। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, लेकिन इसकी जो शेप होगी बेटा, शेप कैसा होगा? ये होगा बेटा बेंट। जो शेप होगा इसका वो क्या होगा बेटा? इट्स शेप वुड बी बेंट शेप। तो अगर आप I3 लेंगे, I3 बेंट होता है, इसका मतलब जो बी का आएगा आंसर वो कितना आएगा बेटा? बी का आएगा आंसर 2। तो हम मानेंगे कि ये इसका 2 आंसर होगा। अब हमने बी यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? यहाँ पे लिखा है 3, इसका मतलब 3 आंसर नहीं हो सकता। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 3। चले बेटा आगे देखिए बेटा क्या लिखा, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट होगा सबसे ज़्यादा? तो कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा सबसे ज़्यादा वो समझिए आप बेटा। हम क्या लेंगे? पहले लेंगे हम NH3। NH3 का स्ट्रक्चर आपको पता है बेटा, पायरामिडल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है नाइट्रोजन एटम का। तो ये आपने दिखा है बेटा 3 हाइड्रोजन्स, और यहाँ से इसको एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। दिस इज द लोन पेयर, ये आपने दिखा दिया बेटा लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर आपने दिखा दिया, अब देखिए बेटा इसका क्या है, इसका अगर आप देखेंगे ना, इसके जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स इसके पोलर है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है, तो बॉन्ड्स पोलर है। इसका जो बॉन्ड डाइपोल होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से भी बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन यहाँ जाएगा। हाइड्रोजन ज़्यादा, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से बॉन्ड डाइपोल का ऐसा डायरेक्शन आएगा। तो तीनों बॉन्ड जो है वो पोलर है, और जो बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम। अब जो ये ऑर्बिटल डाइपोल है, इसका भी अपना डाइपोल होगा। ये कैसे दिखाते हैं हम? अवे फ्रॉम द एटम ऑन विच इट इज प्रेजेंट, तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। अब देखिए इन सारों का, इन तीनों का रिजल्टेंट कोई निकलेगा वो इसके साथ एडअप हो जाएगा। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ रीइंफोर्स हो जाएगा, इसके साथ एडअप हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अगर हम देखेंगे इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, वो होता है 1.47 dy। इट इज अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक इसका इतना वैल्यू होगा। योर आंसर इज NH3 पोलर है नॉन पोलर? आंसर इज कि जो NH3 होता है इट इज पोलर, इसका डाइपोल मोमेंट होगा बेटा कितना? 1.47। और दूसरा ऑप्शन देखिए बेटा, वाटर लिया आपके पास। अगर आपको वाटर, पहले हम इन दो का कंपैरिजन करेंगे, NH3 एंड NF3। अगर मैं लूँगा बेटा NF3, नाइट्रोजन ऐसे, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे ऐसे फ्लोरीन एटम्स, और नाइट्रोजन एटम पे प्रेजेंट एक बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, आप बेटा ध्यान से समझ लेना। देखिए बेटा क्या है, ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। इससे जो ऑर्बिट बॉन्ड डाइपोल होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन बेटा ऐसे, लाइकवाइज बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। इस ऑर्बिटल डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो जाएगा ऐसे आउटवर्ड्स। और देखिए बेटा ये 3 जो बॉन्ड डाइपोल्स है ये जाते हैं डाउनवर्ड्स। अगर मैं इन तीनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जाएगा बेटा डाउनवर्ड्स, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जाएगा डाउनवर्ड्स। अब इसका जो है ना ऑर्बिटल डाइपोल वो जा रहा है अपवर्ड्स। यहाँ पे क्या हो रहा था, इन तीनों का रिजल्टेंट भी ऐसे जा रहा था, ऑर्बिटल भी ऐसे जा रहा था, इससे डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इससे कम ही होगा, इट इज़ लेस पोलर,
ये होगा बेटा लेस पोलर, इसका होगा लेस डाइपोल मोमेंट। तो कुछ वैल्यू दिया होगा टेक्स्ट बुक में अराउंड 0.23 डी बाई इसका वैल्यू दिया होगा। इसका डाइपोल मोमेंट बेटा इतना कम होता है, कितना वैल्यू होगा अराउंड 0.23 डी बाई होगा इसका बेटा डाइपोल मोमेंट। अब देखिए उसके बाद क्या है, तीसरा हम ले लेंगे बेटा नंबर 3। नंबर 3 कौन सा स्ट्रक्चर दिया आपको, हम लेंगे बेटा वाटर। वाटर में ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। ये है बेटा वाटर का स्ट्रक्चर। वाटर में ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स। तो इसमें 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, इसमें 2 लोन पेयर्स बेटा प्रेजेंट है। अगर इसमें 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, इन 2 बॉन्ड्स क्या ये पोलर है नॉन पोलर, बेटा इसमें जो दोनों बॉन्ड्स है बोथ ऑफ देम आर पोलर। इसका जो डायरेक्शन जाएगा बॉन्ड डाइपोल का टुवर्ड्स जाएगा ऑक्सीजन, इसके बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन भी कहाँ जाएगा बेटा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इन दोनों का, इसका जाएगा अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, इसका भी जाएगा अवे फ्रॉम ऑक्सीजन। इन दोनों का रिजल्टेंट जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट बेटा हम ऐसे दिखाएंगे, ये इसका रिजल्टेंट। इन दो का रिजल्टेंट जो होगा वो भी ऐसे जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट वो एड अप हो रहा है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा बेटा, डाइपोल मोमेंट वुड बी इक्वल टू 1.85 डी बाई। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, 1.85 डी बाई आएगा बेटा इसका डाइपोल मोमेंट। म्यू इज इक्वल टू 1.85 डी बाई होगा इसका बेटा डाइपोल मोमेंट। अगर आप उसके बाद H2S का निकालना चाहेंगे, H2S का कैसे निकालेंगे बेटा, H2S अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप बीच में लेंगे बेटा सल्फर, सल्फर के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, H एंड H 2 हाइड्रोजन होगा। इसके साथ भी यहाँ पे बेटा प्रेजेंट है लोन पेयर, इसके पास भी प्रेजेंट है बेटा कौन सा, इसके पास भी प्रेजेंट होगा लोन पेयर। अब इसमें देखिए आप बेटा, इसमें क्या देखेंगे आप बेटा, ये जो सल्फर है वो सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता है, लेकिन ऑक्सीजन जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है। तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा बेटा, इसमें ऑर्बिटल बॉन्ड डाइपोल तो जाएगा टुवर्ड्स सल्फर, ऑर्बिटल डाइपोल दोनों जाएंगे अवे फ्रॉम सल्फर। इसका रिजल्टेंट जो होगा वो बेटा ऐसे जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी ऐसे ही जाएगा। अब ये भी एक तरीके से डाइपोल जो है ना, बॉन्ड डाइपोल और ऑर्बिटल डाइपोल का जो रिजल्टेंट जा रहा है वो जा रहा है सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, क्या इससे ज़्यादा होगा या इससे कम। फिलहाल तो अभी इन 3 में से जो डाइपोल मोमेंट है वो इसका ज़्यादा है। इसका क्यों ज़्यादा है, बॉन्ड्स भी पोलर ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स होंगे उनका बॉन्ड डाइपोल ज़्यादा होगा। इसमें 2 लोन पेयर्स होंगे, इसमें ऑर्बिटल डाइपोल भी ज़्यादा होगा और नेट डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। क्या इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज़्यादा होगा या कम, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इससे कम होगा, क्योंकि सल्फर जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके जो बॉन्ड्स होंगे उनका जो बॉन्ड डाइपोल होगा वो उसकी वैल्यू जो होगी वो कम होगी। इससे इन दोनों में से भी जो ज़्यादा पोलर होगा वो कौन होगा, वाटर। इससे जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा वाटर आएगा इसका आंसर। चले बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए बेटा क्या लिखा है, एट द इक्विलिब्रियम। जब आप इक्विलिब्रियम पे आएंगे, अब कौन सा इक्विलिब्रियम दिया है ये बेटा, जब आप 2 एटम्स को अप्रोच करवाते हैं एक दूसरे के साथ तब वो वाला इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आएगा एट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, अगर आप 2 एटम्स को आपस में अप्रोच कर रहे हैं बेटा, उनको करीब ला रहे हैं, अगर आप एटम्स को करीब ला रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो बैलेंस हो जाएगा। उस स्टेट को हम नाम बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट। उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा बेटा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस द पोटेंशियल एनर्जी टच मिनिमम। अगर हम लेंगे इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मींस जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन 2 एटम्स के बीच में बैलेंस हो गया, उस वक्त जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। और ये बात तो सच भी है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो रहा है बेटा, वो तो बैलेंस हो रहा है। अगर बैलेंस हो रहा है, ये तो है स्टेटमेंट 1 और ये बात लिखा है बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरा, ऑन ब्रिंगिंग द न्यूक्लियर क्लोजर देन द बॉन्ड लेंथ। अब बेटा इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, मान लीजिए आपने एक हाइड्रोजन एटम लिया हुआ बेटा और दूसरा हाइड्रोजन एटम लिया हुआ। अब ये हाइड्रोजन एटम जो 2 है ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं। यू आर ब्रिंगिंग देम क्लोजर। अगर आप इनको क्लोजर लाओगे तो ये बॉन्डिंग कर लेंगे, जितना आप क्लोजर लाओगे इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इतना क्लोज आएंगे 2 हाइड्रोजन एटम कि इन 2 एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो बैलेंस हो जाएगा। उस वक्त इन 2 एटम्स के न्यूक्लियर के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम बेटा इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तब उस वक्त क्या होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन बैलेंस हो जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त मिनिमम होगी। तो पहली बात जो लिखी है स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही लिखी है। उसके बाद क्या लिखा है,
ऑन ब्रिंगिंग द न्यूक्लियर क्लोजर देन बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे जो इनके न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस है इसको बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। अब उसके बाद अगर इनको फर्दर क्लोज लाएंगे, अगर आप दो हाइड्रोजन एटम्स को और क्लोज लाओगे, जैसे आप बेटा उनको और क्लोज लाओगे, और क्लोज लाने पे क्या होगा, आपको इनको एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये क्लोज आएंगे। क्यों? इनका फोर्स और अट्रैक्शन रिपल्शन क्या हुआ, वो तो बैलेंस हुआ है। अगर आप इनको नजदीक लाएंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो वही लिखा है बेटा, क्या लिखा है, ऑन ब्रिंगिंग द न्यूक्लियर क्लोजर देन बॉन्ड लेंगे रिजल्ट्स इन सडन डिक्रीज। नो, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इट शुड हैव बीन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपको वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी तब बढ़ेगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट 1 जो लिखा है वो ठीक लिखा है, स्टेटमेंट 2 जो वो गलत लिखा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए बेटा, एग्जाम्पल ऑफ एक्सपैंडेड ऑक्टेट इज, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है बेटा एक्सपैंडेड ऑक्टेट का। अब एक्सपैंडेड ऑक्टेट का एग्जाम्पल क्या है, पहली बात तो लेंगे हम H2S। अगर हम H2S लेंगे, इस H2S एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपैंडेड ऑक्टेट। हम लेंगे बेटा सल्फर, सल्फर के साथ यहाँ से 2 हाइड्रोजन लिख दिया हमने, 2 हाइड्रोजन। सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 एंड 6। अब चेक करिए, अब देखिए बेटा क्या एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, नहीं। सल्फर को टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4, 5, 6, 7, 8, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम बेटा NO नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे लिखेंगे बेटा, नाइट्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास होते हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे मैंने दिखा दिया बेटा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में हम दिखाएंगे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन NO इसमें दिखाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे, इन दो के बीच में एक डबल बॉन्ड बना देंगे, पहले डबल बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे दिखाए। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पूरे 6 दिखाए, इसके पूरे 5 दिखाए। अब ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे और बीच में बनेगा एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इसमें क्या होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड में, इसमें जो ऑक्सीजन है बेटा इसके वैलेंस शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो नाइट्रोजन है इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पे बेटा, जिससे ऑड इलेक्ट्रॉन, एक तो ये डबल बॉन्ड के 4, 5, 6 और 7 ऑड इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो स्पीशी है इसमें किसी भी एटम के 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है। इसको याद रखना बेटा, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक फ्री रेडिकल गैस, इनऑर्गेनिक फ्री रेडिकल गैस, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक फ्री रेडिकल गैस। ये होता है बेटा इनऑर्गेनिक फ्री रेडिकल गैस। तो इसमें ऑक्टेट किसी का ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट है एक एटम, दूसरा नहीं है। लेकिन अब देखिए बेटा उसके बाद आगे बढ़िए, अब आगे हम क्या ले लेंगे बेटा, नेक्स्ट हम ले लेंगे बेटा कौन सा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में जो सेंट्रल एटम होगा वो नाइट्रोजन होगा, तो आप दिखाएंगे सेंट्रल एटम है बेटा आपके पास कौन सा, नाइट्रोजन इज अ सेंट्रल एटम। अगर नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने 5। यहाँ से दिखाएंगे बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ से भी दिखाएंगे बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो है 3 नाइट्रो, हाँ बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके बाद हम दिखाएंगे बेटा ऑक्सीजन ऐसे, ऑक्सीजन के बाद क्या करेंगे बेटा, इसको यहाँ से दिखाएंगे हाइड्रोजन। तो अब देखिए इसमें क्या है, HNO3, एक तो HN है और N और 3 ऑक्सीजन है बेटा। अब आप इसमें देखिए बेटा, इसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहाँ पे है, इसमें हम बेटा जस्ट आई नीड ए करेक्शन हियर, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हम ऐसे लिखेंगे, ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं बेटा, अपने ही 6 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने दिखाया इसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन एटम के, ये इनके साथ बनाएंगे बेटा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप चेक करिए बेटा नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल में नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जाम्पल नहीं है, इसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन पे देखिए आप बेटा, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो 2 तो शेयर कर लिए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 2 शेयर कर लिए। इसके पास भी 6 और 2 गया 8, इसके पास 4 है यहाँ से और 4 प्रेजेंट है अनशेयर्ड, तो 8 है। हाइड्रोजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का कोई चांस बनेगा ही नहीं। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। हाउ सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए बेटा सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, टोटल में 6,
सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 6, आपने दिखाया 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर। अगर आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए तो इसका बॉन्ड किसके साथ बनाना है, यहाँ से ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सो एसिड होता है सल्फर का बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से भी आप बनाएंगे बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बना लिया। यहाँ से आप क्या दिखाएंगे, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड क्या दिखाएंगे बेटा, हाइड्रोजन। यहाँ से भी आप ऑक्सीजन दिखाएंगे, यहाँ से सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे, क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन। तो ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए आप बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए सल्फर को, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल में देखिए सल्फर के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके बॉन्ड पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके, 4 और 4 8, 8 और 4 कितने हो गए बेटा, 12 हो गए। इसके पास है 12 इलेक्ट्रॉन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपैंडेड ऑक्टेट। ये एग्जांपल है बेटा के एक्सपैंडेड ऑक्टेट का। सो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा इसका वो क्या आएगा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन लीड्स टू, इनमें से कौन सा कन्वर्जन होगा जो हमें क्या दिखाएगा, लीड्स टू इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज चेंज इन मैग्नेटिक बिहेवियर। एक तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा इंक्रीज होना चाहिए, दूसरा मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। अब इसमें ये नहीं लिखा है बेटा कि मैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब चेंज होने के लिए आप क्या करेंगे, पहला आसान सा तरीका एक याद रख लेना आप कि बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक ट्रिक छोटा सा याद रखेंगे आप। अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा 14, मतलब जो भी एटम्स एक आयन में होंगे या मॉलिक्यूल में होंगे उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 14। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर याद रखेंगे आप, टोटल इलेक्ट्रॉन 14, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूंगा बेटा। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा होंगे 14, टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, यहाँ पे लिखूंगा मैं टोटल इलेक्ट्रॉन, लेकिन सिर्फ किसके इलेक्ट्रॉन बेटा, जो स्पीशीज है ना उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को लेके, और यहाँ पे लिखूंगा मैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। क्या याद रखेंगे इसमें यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं बेटा 14 के बराबर, टोटल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, 14 के बराबर, बॉन्ड ऑर्डर याद रखना 3 होता है। अगर इसके बाद आप इलेक्ट्रॉन कम करोगे या बढ़ाओगे बॉन्ड ऑर्डर कम ही हो जाएगा। जैसे अगर 13 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 13 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो होगा 2.5। एक इलेक्ट्रॉन निकालने से या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भरने से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा 0.5। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, अगर 13 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5, अगर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 12 इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा 2.0। उसके बाद अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स का कितना आएगा 1.5। इफ़ यू हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इट वुड बी इक्वल टू 1.0। लाइकवाइज अगर आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा बेटा 2 के बराबर। 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो किसके बराबर होगा 1.5। और 18 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इट वुड बी इक्वल टू 1.0। इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, 2.5 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड और ये होगा सिंगल बॉन्ड। अब आपको इसमें से बताना है कि किस में से किसका बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका चेंज हो रहा है, देखिए बेटा ये पहला ऑप्शन क्या लिखा है C2। C2 अगर आप लेंगे बेटा C2 से आप जाएंगे कहाँ पे बेटा C2-1। अब बताइए C2 के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कार्बन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब 2 कार्बन है आपके पास, 6 और 6 कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन। इसमें C2-1 में ये तो कार्बन 2 के 12 और 1 कितने हो गए बेटा 13। क्या इसमें बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, पहले हम ही देखेंगे। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद है बेटा 13 इलेक्ट्रॉन। अगर आप 12 से जाएंगे बेटा 13, 12 से 13 देखिए आप बेटा 12 से 13 जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2 से जा रहा है 2.5। हम पहले देखेंगे क्या सब में बढ़ रहा है। अब देखिए बेटा N2 से जाएंगे आप N2-1, N2 से आप बढ़ाओ या कम करो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज ही होगा। N2 से जाए आप N2-1, N2 में इलेक्ट्रॉन 14, N2-1 में 15, बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए O2-1 से O2, अगर आपने O2-1 ले लिया बेटा, O2-1 से जा रहे हैं बेटा O2 से कहाँ जाएंगे बेटा O2। अगर आप O2-1 से O2 जाएंगे तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 और 1 17। उसके बाद क्या करेंगे O2 लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 16। तो आप कहाँ से जा रहे हैं बेटा 17 से आप जा रहे हैं 16। अगर आप 17 से 16 जाएंगे क्या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता कि नहीं बढ़ रहा होता, डिक्रीज ही होता है, शायद फोर्थ ऑप्शन में भी डिक्रीज होता और हम आंसर देख लेते हैं। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें बॉन्ड ऑर्डर दोनों में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब फोर्थ ऑप्शन को पहले ट्राई करेंगे। N2 जो है वो दे रहा है N2+, N2 मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन, N2+ मीन्स 13 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से हमारा कोई ना कोई आंसर जरूर होगा। अब इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा है वो हम चेक कर लेंगे पहले C2 से, फिर हम चेक कर लेंगे बेटा किससे, O2 से हम फिर चेक करेंगे। देखिए बेटा पहली बात,
अगर मैं लूँगा बेटा पहला वाला, पहला कौन सा लूँगा मैं, C2 से C2। अब C2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे देखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2 आप याद रखेंगे। पहले आप लेते हैं बेटा 1s, यहाँ से भी लेते हैं बेटा 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। जैसे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा बेटा, 1s2, उसके बाद आएगा 2s2, उसके बाद आएगा बेटा 2p2। तो दूसरे कार्बन का भी कॉन्फ़िगरेशन कितना है बेटा, 1s2, उसके बाद क्या आएगा 2s2, उसके बाद क्या आएगा बेटा 2p2 आएगा बेटा, नॉट 2p6। तो यहाँ पे आएगा बेटा 2p2, यहाँ पे भी आएगा 2p2। तो 2 कार्बन है आपके पास, एक कार्बन जो होगा बेटा, एक कार्बन का 1s दूसरे कार्बन के साथ 1s के साथ कंबाइन होगा, दूसरे कार्बन का 2s दूसरे कार्बन के 2s के साथ, और तीसरे कार्बन का 2p जो होगा वो दूसरे कार्बन के 2p के साथ कंबाइन होगा। तो 1s आपने दिखाया 1s के साथ, इसमें 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक तो बनेगा बेटा सिग्मा 1s और दूसरा बनेगा बेटा सिग्मा स्टार 1s। एक बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग, दूसरा बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये बनेगा बेटा सिग्मा 1s और यहाँ पे बनेगा दूसरा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, नेट बॉन्ड ऑर्डर इसकी वजह से आएगा 0, इसकी वजह से। ये तो हो गया 1s। लाइकवाइज अगर आप 2s देखेंगे, 2s के साथ कंबाइन होगा, तो यहाँ पे 1s की जगह 2s लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 2s, यहाँ पे आएगा सिग्मा 2s, यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार 2s, इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से भी बॉन्ड ऑर्डर 0। उसके बाद अगर हम 2p पे पहुँचेंगे बेटा, कहाँ पे जाएंगे हम, 2p पे जाएंगे। अगर 2p पे जाएंगे तो 2p पे क्या आंसर है बेटा, अगर हम 2p लेंगे, 2p के हम ऐसे दिखाएंगे, कार्बन में 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स है pxy, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, लाइकवाइज यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे, जब कंबाइन होंगे तो ऐसे बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा बेटा, पाई 2px, ये बनेगा बेटा पाई 2py, ये क्या बनेगा बेटा, सिग्मा 2pz। उसके बाद क्या होगा, और 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे इसमें ऊपर बेटा। अगर नीचे वाले ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग है तो ऊपर वाला क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। इसको लिखेंगे बेटा पाई स्टार 2px, इसको लिखेंगे बेटा पाई स्टार 2py। होगा कि नहीं। इसके अलावा और एक बॉन्ड इसमें ऑर्बिटल इसमें बनेगा, ये वाला ऑर्बिटल बनेगा बेटा, ये वाला जो ऑर्बिटल होगा, ये वाला ऑर्बिटल होगा बेटा कौन सा, सिग्मा 2pz। ये होगा बेटा कौन सा ऑर्बिटल, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल। अगर ये सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, या फिर टोटल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट विथ यू, 2 ऑन ईच कार्बन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। आपको क्या करना है बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। आप फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, पहली बात है कि जो अगर आप C2 लेंगे बेटा, C2 में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, देखिए 1s और 1s जब आपस में कंबाइन होंगे तो सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s बनेगा। उनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। 2s के साथ कंबाइन होंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड, वो भी होगा डायमैग्नेटिक। अब जो 2p में ऑर्बिटल्स थे वो गए पाई 2px में और किस में गया, पाई 2py में। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या वो पेयर्ड है अनपेयर्ड, वो पेयर्ड है, इसका मतलब ये होगा डायमैग्नेटिक। जो C2 होगा बेटा इट इज डायमैग्नेटिक, C2 क्या होगा बेटा, डायमैग्नेटिक। अब दूसरा आपको कौन सा स्पीशीज दिया है, C2-1। C2-1 का मतलब क्या है, आपको इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, या तो इस साइड में बढ़ा दो, इस साइड में बढ़ा दो, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। जब आप 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे वो किस में जाएगा, सिग्मा 2pz में। जब वो इलेक्ट्रॉन गया बेटा सिग्मा 2pz में, सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन गया तो ये आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो C2-1 जो होगा वो होगा बेटा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। अब आप समझिए बेटा क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। विच आर द फॉलोइंग कन्वर्जन लीड्स टू इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। क्या C2 से C2- जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। 12 से 13 जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। क्या चेंज इन मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, बिल्कुल होगा। C2 जो होगा वो होगा डायमैग्नेटिक और C2-1 जो होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक। C2 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, C2-1 में जरूर प्रेजेंट होगा बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। C2- में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो होगा पैरामैग्नेटिक होगा। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा बेटा √3bm, इसके बराबर होगा। होप दिस आंसर इज क्वेश्चन। देखिए बेटा उसके बाद फॉर्मल, यहाँ पे लिखा होगा बेटा फॉर्मल, इट शुड नॉट हैव बीन फॉर्मल चेंज, इट शुड हैव बीन एक्चुअली फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पे होना चाहिए बेटा फॉर्मल चार्ज, ARG। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन NO2 मॉलिक्यूल इज,
जो NO2 मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, आसान है बेटा। हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन ले लेंगे। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कितने बेटा, 2। एक ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा बेटा, डबल बॉन्ड बनाएगा, बना लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6, बना लिए 6 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, आप बोलेंगे सर यहाँ से भी डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, अगर इसने यहाँ से डबल बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन ने, तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स आएंगे बेटा, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, कितने हो गए बेटा, 4। क्या नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाता है फिर वो न्यूट्रल रहता है, नहीं, उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव। तो अगर आपने यहाँ से 2 बॉन्ड्स बनाए तो ये तो न्यूट्रल नाइट्रोजन आएगा, 4 इसकी वैलेंसी हो जाएगी और उसमें और इलेक्ट्रॉन भी बचेगा और चार्ज भी नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 4, और अगर 4 होगी मैक्सिमम कोवैलेंसी तब वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा, लेकिन चार्ज कितना आएगा बेटा, +1 आएगा चार्ज। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके साथ बनाएंगे बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके साथ क्या बनाएंगे बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना लिया, अब यहाँ पे क्या बच गया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, अब देखिए बेटा क्या होगा, अब आपको निकालना है बेटा फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, पहली बात हम इस चीज़ को समझेंगे। बताए बेटा नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अपने फ्री एटम में, नाइट्रोजन के अगर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, आपको देखना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। नाइट्रोजन के फ्री एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप बोलेंगे सर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है टोटल 5, लिख दिया आपने 5। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल में इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्या ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, नो, इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। क्या ये वाला अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सर है, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैं लिखूंगा इसको USE, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। माइनस क्या करेंगे बेटा, जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके 2 और इसके 2, कितने हो गए 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मैं लिखूंगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, डिवाइड करूंगा बेटा इसको 2, 1 हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखना बेटा, ऐसे कुछ आपको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो आप लिखेंगे फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, फॉर्मल चार्ज किस पे निकालना बेटा, नाइट्रोजन पे। फ्री नाइट्रोजन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, माइनस इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने 1 कर दिया, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड करेंगे बेटा 2 से। तो बताइए फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 5 - 1, 6 - 1 कितना होता है 3, वो कितना आएगा बेटा 5 - 4, 5 - 4 कितना आएगा, वो आएगा बेटा +1 के बराबर। +1 वुड बी द फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज होगा वो कितना आएगा, वो आएगा बेटा +1। फॉर्मल चार्ज का बेटा एक और आसान सा तरीका है जो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। वो फॉर्मल चार्ज का आसान तरीका क्या है वो आप समझ लेना बेटा। हमने नाइट्रोजन ऐसे बना लिया, आपने नाइट्रोजन बना लिया बेटा ऐसे, यहाँ से कौन सा बॉन्ड दिखा है, डबल बॉन्ड, यहाँ से कौन सा बॉन्ड दिखा है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे क्या बचा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताए बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको 1 दिखाना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको 1 दिखाना है, यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉन 1 दिखाएंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है, इस जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दिखाएंगे ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए आप नाइट्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, नाइट्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मल चार्ज निकालने का इजी तरीका है, इस नाइट्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, नाइट्रोजन के अपने थे 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 एंड 4, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, थे 5 लेकिन यहाँ पे दिख रहे हैं 4, तो 5 होने चाहे थे, 4 ही प्रेजेंट है, इसमें कमी कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन की, +1। आसान है बेटा, +1 निकाल देंगे तो +1 आएगा बेटा इसका फॉर्मल चार्ज। देखिए बेटा क्या है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन्स इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। पहले हमें चेक करना है आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन है, और दूसरा पॉइंट क्या चेक करना है बेटा, एक तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्ट्रक्चरल, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक पहले चेक करेंगे, आइडिन का एटॉम नंबर कितना होता है 53, पहले हम लेंगे I3 - 1 एंड क्या लेंगे बेटा ICl2 - 1। आइडिन का एटॉम नंबर कितना होता है 53, अगर आप 53 लेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा 3 × 53, तो वो कितने हो गए बेटा 159, इसमें 159 इलेक्ट्रॉन है। आइडिन कितने हो गए 53, 2 क्लोरीन के कितने हो गए 17 17 34, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो 1 4 3 7 1 8 5 3 8, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है, इसका मतलब I3 और ICl-2 आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसलिए आइसो स्ट्रक्चरल भी नहीं हो सकते। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हो ही नहीं सकता है, पहला ऑप्शन इसका आंसर ही हो नहीं सकता है। अब देखिए बेटा दूसरे ऑप्शन में क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा बेटा SO4 -2 एंड दूसरा क्या लिखा बेटा PO4 -3 SO4 -3 एंड PO4 -3। पहले इनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। सल्फर के पास बेटा इलेक्ट्रॉन
सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 16। अगर सल्फर पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे कितने हैं बेटा 16। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 8। 4 पे कितने होंगे 8 × 4 32, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 32। और चार्ज कितना लिखा -2, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड भी किए हैं। अब देखा चेक करो 6 और 4 कितने होंगे 10, 0 आएगा, ऊपर आएगा 1, 1 और 4 कितने होंगे बेटा 40 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फॉस्फोरस पे होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन। 4 ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के 8, 4 ऑक्सीजन के 32, हमने लिख दी बेटा 32 इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना है इससे ऊपर बेटा -3 है चार्ज, -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन किए हैं तो वहाँ लिखेंगे 3। इनको सम करोगे आप बेटा वो भी कितना आएगा बेटा, वो आएगा 3 + 1 + 5 बेटा, जस्ट वेट 6 4 हो गए 10, 3 1 4 5 आएगा यहाँ पे आएगा बेटा 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बेटा 2, यहाँ पे आएंगे बेटा 50 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे टोटल में बेटा 50 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपस में कौन सी स्पीशीज़ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है। अब हमें चेक करना है क्या आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज़ है या नहीं है। इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बना के हमें समझ में आएगा। पहले हम बनाएंगे SO4-2। SO4-2 ऐसे होता है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी दूसरा डबल बॉन्ड O मान लेंगे हम बेटा, डबल बॉन्ड O, ये दूसरा दिखाया। उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन एक है, उस पर है -1 चार्ज, और एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, उस पर भी चार्ज कितना है बेटा -1। एक्चुअल में है ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से आपने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए हैं, तो 2 ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, है तो सल्फ्यूरिक एसिड ही। अब देखिए बेटा इसका स्टीरिक नंबर कितना है, इसका स्टीरिक नंबर देखिए आप बेटा, स्टीरिक नंबर सल्फर का स्टीरिक नंबर देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3 और 4, इसके 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस। क्या इसमें कोई लोन पेयर है बेटा, क्या इसमें कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, सल्फर में नहीं बचा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो आंसर कितना आएगा 4। अगर 4 आएगा आंसर, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये होगा बेटा टेट्राहेड्रल, ये होगा बेटा टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल होगा इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। क्या इस सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर है, नहीं है लोन पेयर, तो इसका जो शेप भी होगा वो भी क्या होगा बेटा, वो शेप भी होगा बेटा इसका टेट्राहेड्रल, इसका शेप भी होगा बेटा टेट्राहेड्रल। दूसरी बात, अगर आप लेंगे बेटा PO4 में ऐसे दिखाएंगे, फॉस्फोरस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, फॉस्फोरस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हम दिखाएंगे बेटा P डबल बॉन्ड O। अब कितने नेगेटिव चार्ज है बेटा -3 मीन्स 3 ऑक्सीजन पे अलग अलग -1, 3 ऑक्सीजन पे अलग अलग -1, तो हम ऐसे दिखाएंगे O-1, यहाँ पे दिखाएंगे और एक O-1, यहाँ पे दिखाएंगे और एक O-1। अब देखिए फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 और 5। अब आप इसका भी स्टीरिक नंबर निकालिए बेटा, स्टीरिक नंबर क्या आएगा फॉस्फोरस का, स्टीरिक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड्स। 4 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कोई नहीं, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कोई नहीं, स्टीरिक नंबर 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा sp3। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री और इसकी जो शेप होंगी दोनों क्या होंगे बेटा टेट्राहेड्रल होंगे दोनों। अगर टेट्राहेड्रल है तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड पार्ट इज द बेटा आंसर, क्योंकि वो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और उसके अलावा ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपस में आइसो स्ट्रक्चरल भी होते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होता है, इनके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर बचा नहीं होता। ये इसका आंसर आएगा बेटा। देखिए बेटा और एक बात, अब हम थर्ड ऑप्शन को भी ट्राई करेंगे, क्या थर्ड ऑप्शन कहीं इसका आंसर तो नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन को हम देख लेंगे बेटा। देखिए बेटा थर्ड ऑप्शन को कैसे निकालेंगे हम, थर्ड ऑप्शन को ट्राई करेंगे तो क्या निकलेगा बेटा आंसर, नजर रखना। थर्ड ऑप्शन में HSO4-3 HSO3-1 लिखा है एंड दूसरा लिखा है ClO3, उस पे चार्ज है बेटा -1। HSO3-1 देखिए आप बेटा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, सल्फर के कितने हो गए बेटा, सल्फर इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, सल्फर के 16 वन हो गए 17, और एक ऐड भी किया हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। 3 ऑक्सीजन के कितने होते हैं बेटा 24, 8 8 और 8 हो गए 24, 8 और 4 हो गए बेटा 12, 2 आ गया, 2 और 1 हो गया 3 हो गया 4, इसमें 42 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए बेटा क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 17, एक ऐड कर रहा है कितने हो गए बेटा 18, ऑक्सीजन 3 के कितने हो गए 24, आंसर कितना आएगा बेटा 42। तो क्या ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सर बिल्कुल है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे SO3- का, HSO3- का, सल्फर है बेटा आपके पास, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दूसरी बात -1 है तो एक ही ऑक्सीजन पे होगा -1 बेटा, 3 ऑक्सीजन है लेकिन एक ऑक्सीजन पे है -1, तो एक ऑक्सीजन के साथ क्या रहेगा अटैच बेटा OH, एक ऑक्सीजन के साथ, मैं इसको थोड़ा ढंग से बनाऊंगा बेटा। देखिए बेटा क्या सल्फर है आपके पास, सल्फर के पास एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
दूसरा एक OH प्रेजेंट होगा, एक OH प्रेजेंट होगा, एक ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होगा बेटा -1 चार्ज, और इसके अलावा सल्फर पे प्रेजेंट होगा एक लोन पेयर। सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए आप, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा बताइए बेटा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक लोन पेयर हो गए 4, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर हो गया 4, 4 का मतलब है बेटा sp3, स्टीरिक नंबर इज 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? ज्योमेट्री होगी बेटा इसका टेट्राहेड्रल। अब इसकी शेप क्या होगी? शेप देखिए बेटा, शेप में एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड्स है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड्स है, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है पायरामिडल, तो इसका भी जो स्ट्रक्चर होगा, वो शेप जो होगा वो कैसा होगा बेटा? वो होगा पायरामिडल। अब हम बेटा इस पे ध्यान देते हैं, दूसरे वाले पे ध्यान देंगे हम बेटा। अब जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ उस वाले पे ध्यान दे देंगे हम बेटा। देखिए दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या बनाया, ClO3-1। ClO3-1 को कैसे बनाएंगे? इसमें जो सेंट्रल एटम है वो बेटा क्या होगा बेटा? Cl। क्लोरीन इज द सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। अब आपको बनाना है ClO3-1, तो आपके पास पहले ही एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चलेगा, ये दूसरा ऑक्सीजन भी होगा, उसके साथ भी डबल बॉन्ड होगा, दूसरा ऑक्सीजन है उसके पास भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसके पास एक ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा? -1। इसके अलावा जो क्लोरीन होगा इससे प्रेजेंट होगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बोलेंगे सर कैसे? देखिए बेटा क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसका निकालिए आप बेटा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए आप किसका? क्लोरीन का। इसका स्टीरिक नंबर बताइए, व्हाट इज द स्टीरिक नंबर ऑफ क्लोरीन इन द स्ट्रक्चर? क्लोरीन का स्टीरिक नंबर, तो अगर आप इसका स्टीरिक नंबर निकालेंगे, स्टीरिक नंबर कितना आएगा? सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड 2, सिग्मा बॉन्ड 3। बेटा पाई नहीं काउंट करना होता है, सिग्मा 3, लोन पेयर 1, हो गए 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा? sp3, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन आया था sp3। उसके अलावा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी बेटा? पायरामिडल। इसका मतलब ये भी इसका आंसर होगा, इन दोनों का आंसर भी वही है, सेम है। इसका ऑप्शन जो होगा ये वाला भी सही होगा। अब क्या ये इसका सही आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? लास्ट वाला इसका आंसर सही नहीं हो सकता है। सर क्यों नहीं हो सकता? देखिए बेटा क्या, अब देखिए ये जो ओ है ना बेटा, ये वाला पार्ट, क्या ये इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है? हाँ है, तो ये दोनों सेम है। इसमें सल्फर प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? कार्बन। सल्फर और कार्बन में से बेटा किस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? सल्फर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब ये इसका ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ही नहीं है। तो ये वाले 2 ऑप्शन इसके नहीं होंगे। 2 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दूसरी बात क्या लिखी है बेटा? लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ C2 इज, C2 मॉलिक्यूल का लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा? मैंने अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिखाया था C2 का, उसमें मैंने बेटा बोला था पहले कि जो 1s होगा, 1s ऑर्बिटल जो होगा, 1s कंबाइन होगा बेटा किसके साथ? दूसरे कार्बन के 1s के साथ। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो सिग्मा 1s बनेगा, और ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो सिग्मा स्टार 1s बनेगा। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या होगा? मैंने दूसरा बोला था बेटा क्या? 2s और 2s भी आपस में कंबाइन होगा। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो अभी बन ही रहे। अब उसके बाद क्या करेंगे हम बेटा? उसके बाद हम लेंगे ये वाला ऑर्बिटल। अगर हम इसका p ऑर्बिटल लेंगे बेटा, p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 3। यहाँ से भी लेंगे हम बेटा p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में कितने बेटा दिखाएंगे हम? 3। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब बस समझ लेना बेटा बात को, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? दोनों में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन्स दोनों में प्रेजेंट है, अब देखिए बेटा क्या होगा, ये वाले ऑर्बिटल ये वाला ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे। जब इंटरमिक्स करेंगे तो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, उन नए ऑर्बिटल्स को बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे। ये वाला क्या बनेगा बेटा? π2px, ये वाला ऑर्बिटल। मैं इस वाले पार्ट को भी रिमूव करूंगा बेटा, सच दैट कि मैं अच्छे से लिख पाऊं इस पे। देखिए बेटा क्या, ऐसे ऑर्बिटल एक बनेगा, ओवरलैपिंग। आपको पता है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इंटरमिक्स होते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये वाला ऑर्बिटल होगा बेटा π2px, और ये वाला ऑर्बिटल होगा π2py, और ये वाला ऑर्बिटल होगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। इसके नए 2 ऑर्बिटल्स भी होंगे जो एंटीबॉन्डिंग होंगे। एंटीबॉन्डिंग में क्या लिखेंगे बेटा? ये वाला π2px, π2py।
इसके बाद और एक ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा स्टार 2p z, वो हायर एनर्जी होगा। अब देखिए बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने 4, आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यहाँ पे हम देंगे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 3 एंड 4। तो अब देखिए जो ये वाले ऑर्बिटल्स है क्या ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड? ये भी ऑक्यूपाइड, ये भी ऑक्यूपाइड। इसके बाद सिग्मा 2s आया था वो भी ऑक्यूपाइड। इसके बाद सिग्मा स्टार 2s आया था वो भी ऑक्यूपाइड। इसके बाद पाई 2px और पाई 2py है बेटा, दोनों ऑक्यूपाइड है। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल, ये ऑक्यूपाइड वालों में से सबसे ऊपर, इसको बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से जो सबसे हाईएस्ट वाला एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कौन सा बेटा? पाई 2px एंड पाई 2py। अब जो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, वो ये वाले ऑर्बिटल्स, ये सिग्मा 2pz, इनको क्या पढ़ेंगे बेटा? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, और दूसरे को पढ़ेंगे पाई स्टार 2py। वही करेंगे ना बेटा, पाई स्टार 2px पाई 2py, इसको लिखेंगे सिग्मा स्टार 2pz। ये दो वाला ऑर्बिटल बनेगा। अब देखिए अब बेटा क्या, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये ऑक्यूपाइड में से सबसे हाईएस्ट। ये वाले ऑर्बिटल जो है क्या ऑक्यूपाइड है अनऑक्यूपाइड? दीज ऑर्बिटल्स आर अनऑक्यूपाइड। इन अनऑक्यूपाइड में से ये वाला जो ऑर्बिटल है ये सबसे लोवेस्ट इन एनर्जी है, वही लिखा है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ C2। C2 में जो सबसे अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल उनमें लोवेस्ट एनर्जी किसकी है? वो है बेटा सिग्मा 2pz। इससे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा सिग्मा 2pz। ठीक है बेटा। इसके अलावा आगे आएगा और एक क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन में क्या आएगा कि आप बताइए जो आपके पास C2 मॉलिक्यूल है उसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं? अब देखिए बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब 1s और 1s से कोई बॉन्ड बनने वाला है नहीं। लाइकवाइज 2s और 2s में बनेगा एक बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग से बॉन्ड बनता, एंटी बॉन्डिंग से बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं, बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में ही है। अगर बॉन्डिंग में है तो किस ऑर्बिटल में? पाई ऑर्बिटल में। इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक पाई बॉन्ड बनेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब जो C2 मॉलिक्यूल होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे बेटा 2 पाई। कितना होंगे बेटा? C2 जो होता है उसमें 2 बॉन्ड्स होते हैं बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, कौन से बॉन्ड्स? पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो 2 पाई, वो आप MOT डायग्राम से देख सकते हैं कि पाई 2px और पाई 2py में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 2 ऑर्बिटल्स में, विच कॉन्स्टिट्यूट्स 2 बॉन्ड्स। देखिए बेटा क्या लिखा है, मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ। इनमें से सबसे कम किसका बॉन्ड ऑर्डर है? अब बेटा ऐसे देख के बता सकते हैं सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है। देखिए बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहले इसमें बताए, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 2, सीधे आंसर। उसके बाद क्या लिखा बेटा O2 -1, -1 करेंगे तो 17 बनेगा। 17 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, मैंने बोला जितना बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, 14 से बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, तो ये बनेगा बेटा 1.5। अब इसमें से देखिए बेटा आप क्या, O2 + 1, O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बनेगा 15। अब 15 जब आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा बेटा 2.5। अब ये वाला क्या है O2 -2, O2 में 16 है, 2 इलेक्ट्रॉन और दिए तो हो गया 18। अगर 18 हो गया तो O2 -1 में बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 में होगा बेटा बॉन्ड ऑर्डर 1। आप में क्या लिखा है, मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर, इज इट मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? अब बॉन्ड ऑर्डर को देख सकते हैं, सबसे कम जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा बेटा O2 -2 का। क्यों होगा? इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन कॉरस्पॉन्ड्स द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इक्वल टू 1, जैसे फ्लोरीन में होता है। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो बेटा नॉन पोलर इन नेचर होगा? अब नॉन पोलर इन नेचर कौन होगा? देखिए बेटा पहला ऑप्शन, हम पहले ऑप्शन को सॉल्व कर लेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन लिखा बेटा SF4। पहला ऑप्शन क्या लिखा बेटा? SF4। अब SF4 पोलर हो गया, नॉन पोलर। दूसरी बात आपको लिखा बेटा HCF4। तीसरी बात लिखी है CH2Cl2 और चौथी बात लिखी है SO2। SF4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा? देखिए बेटा सल्फर, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ से एक बॉन्ड होगा फ्लोरीन, यहाँ से एक बॉन्ड होगा फ्लोरीन, और यहाँ से इसको एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा, लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा। अब इसको अगर याद होगा आपको, इसको बोलते हैं बेटा सीसा, इसको बोलते हैं सीसा बेटा। अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को सॉल्व करूंगा, अब देखिए बेटा इसका ऑर्बिटल, इसका बॉन्ड डायपोल ऐसे जाएगा और इसका बॉन्ड डायपोल ऐसे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन दोनों का जो बॉन्ड डायपोल होगा वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? इन दोनों का जो बॉन्ड डायपोल होगा वो इसलिए कैंसिल होगा क्योंकि वो इक्वल होंगे, बॉन्ड सेम है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो इसका जो बॉन्ड डायपोल होगा, इसका जो बॉन्ड डायपोल होगा कैंसिल। यहाँ से देखिए बेटा इसका बॉन्ड डायपोल ऐसे,
इसका बॉन्ड डाइपोल ऐसे। ये दो डाइपोल्स हैं, ये किसी एंगल पे प्रेजेंट होंगे, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऐसे रिजल्टेंट आएगा बेटा यहाँ से। अगर मैं इनका निकालूंगा बेटा, इसका रिजल्टेंट निकालूंगा, इसका रिजल्टेंट आएगा, इसका जो होगा ऑर्बिटल डाइपोल वो तो ऐसे ही जाएगा बेटा। अब ये दो आपस में क्या अपोजिंग डाइपोल्स, ये जो दो आपस में बेटा अपोजिंग डाइपोल्स हैं, ये एक दूसरे डाइपोल्स को बेटा क्या करेंगे, कैंसिल। इसलिए जो SF4 होगा वो SF4 क्या होगा बेटा, ये जो होगा बेटा, हाँ दिस, ये वाला कौन सा डाइपोल होगा बेटा, दिस इज बॉन्ड डाइपोल, ये होगा बेटा बॉन्ड डाइपोल। और ये वाला कौन सा डाइपोल है जो ऊपर जा रहा है, ये होगा ऑर्बिटल डाइपोल। बॉन्ड डाइपोल और ऑर्बिटल डाइपोल जो होंगे, इनमें से नॉन पोलर कौन होगा, देखो बेटा क्या, ये ऑर्बिटल डाइपोल और ये कौन सा बेटा, ये होगा बेटा ऑर्बिटल डाइपोल, ये होगा बॉन्ड डाइपोल। ऑर्बिटल डाइपोल और बॉन्ड डाइपोल आपस में बराबर नहीं होंगे, इसलिए एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मतलब होगा ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा, दिस मॉलिक्यूल हैज़ टू बी अ पोलर मॉलिक्यूल। ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। देखिए बेटा दूसरे मॉलिक्यूल को हम देख लेंगे। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है बेटा आपके पास, दूसरा मॉलिक्यूल जो दिया वो दिया XeF4, XeF4, XeF4 ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, XeF4। XeF4 लेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, Xe जो होता है बेटा, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब लेंगे बेटा Xe, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसे दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ से एक फ्लोरीन, यहाँ से एक फ्लोरीन, यहाँ से एक फ्लोरीन, और यहाँ से भी एक फ्लोरीन। यहाँ से क्या होगा बेटा, एक लोन पेयर बनेगा, यहाँ से, यहाँ से बनेगा बेटा एक लोन पेयर, लोन पेयर आएगा यहाँ से, और यहाँ से भी क्या आएगा बेटा, एक लोन पेयर। अगर अब लोन पेयर लेंगे बेटा ऐसे, अब देखिए बेटा इसमें जो एंगल्स हैं, इसमें जो एंगल्स हैं देखिए बेटा, ये वाला कौन सा बॉन्ड डाइपोल, ये ऐसे जाएगा, ये वाला बॉन्ड टू डाइपोल ऐसे जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये वाला बॉन्ड डाइपोल ऐसे जाएगा, ये वाला बॉन्ड डाइपोल ऐसे जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये बेटा ऑर्बिटल डाइपोल ऐसे जाएगा, ये ऑर्बिटल डाइपोल ऐसे जाएगा, तो ये आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल करेंगे। नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0, इसलिए जो बॉन्ड होगा, इससे जो पूरा कंपाउंड होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर। तो X3 याद रख लेना, XeF4 जो होगा वो होगा बेटा एक नॉन पोलर स्ट्रक्चर होगा। ये भी पोलर होगा, ये भी पोलर होगा, ये तीन जो होंगे बेटा पोलर होते हैं, लेकिन XeF4 पोलर नहीं होगा। और आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि XeF4 जो होता है इट इज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, सॉरी इट इज स्क्वायर बाइपैरामिडल। अगर स्क्वायर बाइपैरामिडल है तो स्क्वायर में जो बॉन्ड्स है वो अपोजिट एंगल से वो एक दूसरे के अपोजिट है तो कैंसिल करेंगे। ऑर्बिटल डाइपोल्स जो दो है वो भी एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। चले बेटा बढ़ते हैं दूसरे पे। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको बेटा MOT के रूल्स याद होने चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा 0, अगर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ये बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, बॉन्ड ऑर्डर अगर होगा 0 के बराबर, जो मॉलिक्यूल होगा मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर 0 होना चाहिए। और बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है बेटा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइड किससे करते हैं, 2 से। अब देखिए पहली बात Be2, क्या Be2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिए बेटा Be2 हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कि बेटा बेरिलियम का एटॉम नंबर कितना है बेटा 4, अगर 4 है तो क्या आएगा बेटा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2 आएगा बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2। अगर एटॉम नंबर 4 है, क्या एक ही बेरिलियम है, दूसरा बेरिलियम भी है उसका एटॉम नंबर 4 है, तो क्या आएगा 1s2, दूसरा क्या आएगा बेटा 2s2। अब मैं 2 बेरिलियम एटम्स का कॉम्बिनेशन कराऊंगा। कॉम्बिनेशन कैसे कराएंगे बेटा, कॉम्बिनेशन में इसका 1s इसके 1s के साथ कंबाइन होगा, इसका 2s इसके 2s के साथ कंबाइन होगा। जब कंबाइन होगा तो कंबाइन कैसे होंगे, ये बेटा आपने 1s दिखा दिया, ये है बेटा 1s और ये भी क्या है बेटा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन, तो इसमें बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। इसको लिखेंगे बेटा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, इसको लिखेंगे बेटा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, नहीं है, बिल्कुल है ना सही। इन दोनों में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो यहाँ से अगर बॉन्ड बनेगा यहाँ से टूटेगा, इसका मतलब बॉन्ड ही नहीं बनेगा।
तो ये हो गया 1s। उसके बाद क्या होगा, इसका जो 2s होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके दूसरे बेरिलियम एटम के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होंगे, यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये क्या बनेगा बेटा, सिग्मा 2s। ये क्या बनेगा बेटा, सिग्मा स्टार 2s। अगर इस सिग्मा 2s ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ बॉन्डिंग में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन बेटा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस करेंगे। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में 2, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में 2, कितने हो गए 4, 4/4 डिवाइड बाई 2 हो गया 0/2, जो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बेटा, 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर आएगा बेटा B2, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन NH4 आयन रिस्पेक्टिवली आर। NH4 आयन जिसको आप अमोनियम आयन पढ़ते हैं बेटा, अमोनियम आयन में क्या होगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड अमोनिया का क्या होगा बेटा। अब हम ऐसे देखेंगे बेटा, ये एक्चुअल में है तो ऐसे, नाइट्रोजन इसके पास 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड से अमोनिया है और इसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट। आप इसको ऐड करेंगे बेटा H+। अब क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, अमोनिया विल एक्ट एज अ बेस, लोन पेयर डोनेट करेगा। अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो बनेगा क्या, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे क्या बॉन्ड आएगा बेटा, हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, और इसके साथ बचेंगे बेटा 3 हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब ये बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट है लेकिन है तो कोवेलेंट ही, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड्स बन गए 4। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे। जो मैं पहले बात भी कर रहा था कि अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए अब बेटा यहाँ पे, अब इस पे आप गौर दीजिए, अगर आपको देखना बेटा कि नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, वही लिखा है हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, स्टेरिक नंबर चेक करिए, स्टेरिक नंबर किसके बराबर आएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 4, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 ही आएगा इसका आंसर। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन पाई बॉन्ड्स इन ब्यूटेन 2-one, अगर आप ब्यूटेन 2-one बनाएंगे तो उसमें सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। ब्यूटेन 2-one ऐसे है, कार्बन सिंगल बॉन्ड सी, कितने हैं बेटा, 4 कार्बन बनाने, ब्यूट बनाना है ना बेटा, 4 कार्बन बनाए। अब उसमें लिखा है बेटा AN मीन्स सिंगल बॉन्ड है, 2 मीन्स लोकल नंबर, किसका लोकल नंबर, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इसमें डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, इसमें नो प्रॉब्लम बना दिया डबल बॉन्ड। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, ओन, 2-one लिखा है तो 2-one बना दिया आपने। इसके साथ क्या करेंगे आप बेटा, इसके साथ रख देंगे आप बेटा हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ रहेंगे। यहाँ पे रख दिया आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसी को पढ़ेंगे हम बेटा, कौन सा स्ट्रक्चर, ब्यूटेन 2-one। नाम कहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट, 1 2 3 एंड 4, इसको पढ़ेंगे ब्यूटेन 2-one। अब इसमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे बेटा, 1, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा, पहले जितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7, मैं इनको कट करूंगा थोड़ा आपको समझ में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इन 2 सिग्मा पाई में से एक सिग्मा 2, ये बेटा ये है ना जो डबल बॉन्ड है, इसमें सिग्मा 1 पाई 1, तो सिग्मा 1। अब देखिए टोटल सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा है, 12 सिग्मा आपने निकाल दिया। अब इसमें से एक बॉन्ड बचेगा जिसको हम बोलेंगे बेटा पाई बॉन्ड, वो एक ही पाई बॉन्ड है, 12 सिग्मा एंड 1 पाई इज द आंसर। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, इनमें से कौन है जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। पहली बात है मीथेन, मीथेन का स्ट्रक्चर आपको पता है, ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, और मीथेन में कार्बन के अराउंड कितने होते हैं बेटा, बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट फॉलो करेगा। वाटर का स्ट्रक्चर बेंट होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो H आपने बना दिया, इस पे 2 लोन पेयर्स होते हैं बेटा, 2 लोन पेयर्स, आप काउंट करिए इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और ये 4 हो गए 8, ऑक्टेट फॉलो कर रहा है। उसके बाद लिखा है NH3, NH3 में क्या होगा बेटा, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन के साथ बेटा 3 बॉन्ड्स, और क्या होगा, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो ये ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, ये भी ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, ये भी ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, ये भी, लेकिन AlCl3 ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा।
अल्मोनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 3। मैं लिखूंगा ऐसे 1 2 एंड 3। ये 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा Cl, यहाँ से भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा Cl, यहाँ पे भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा Cl। अब देखिए अल्मोनियम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? अल्मोनियम के इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने आ गए बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेविस एसिड कैटलिस्ट का हम काम लेते हैं इससे बेटा। तो ये जो होता है, ये वाला स्पीशीज जो है, ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए बेटा, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1 C3 एंड C5। स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनाया बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड दिया है, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड CH, फिर लिखा है डबल बॉन्ड, फिर लिखा है बेटा CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, लिखा है बेटा CH3। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालना है बेटा? कार्बन 1 3 एंड 5। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? वहाँ से सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है, यहीं से नंबरिंग करेंगे। 1 2 इसको मानेंगे, 3 इसको मानेंगे, 4 इसको मानेंगे, 5 इसको मानेंगे। इसमें टोटल 6 कार्बन है, हमें सिर्फ चाहिए 1 3 और 5। अब 1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? अब 1 का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे पहले। देखिए बेटा क्या है, ये लिखा है यहाँ पे कार्बन, और इस कार्बन को यहाँ से क्या अटैच है बेटा? हाइड्रोजन। यहाँ से कार्बन है और यहाँ से क्या बेटा अटैच, इसको तो हाइड्रोजन अटैच है। लाइकवाइज ये वाला कार्बन जो है, इसको भी क्या अटैच है बेटा? हाइड्रोजन अटैच है। तो जो दूसरा कार्बन हमें दिया है बेटा, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 हाइड्रोजन आइटम इस पे दिया है। तो यहाँ पे इसके साथ 1 हाइड्रोजन आइटम, और यहाँ से और 1 हाइड्रोजन आइटम। अब देखिए अब बेटा किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आपको कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कार्बन 1 का देखिए, कार्बन 1 के अराउंड सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं? यहाँ पे 1 सिग्मा और यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 ही सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। तो पहला वाला sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा? यहाँ से 1 सिग्मा, यहाँ से 1 सिग्मा और यहाँ से 1 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा sp2। अब ऑप्शन ही देखे ना, sp और sp2, sp और sp2, sp और sp2, इसका आंसर आएगा बेटा तीसरा पार्ट। 1 3 एंड 5 का निकालना था ना, और 5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp बेटा देखो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा sp3। इस वाले कार्बन का, कार्बन नंबर 5 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा? वो होगा बेटा sp3। तो इसका मतलब जो ऑप्शन आएगा वो ये वाला ऑप्शन आएगा। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें से ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो आइंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल? हम पहले चेक किया करेंगे क्या या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। सो पहला हम क्या करेंगे बेटा चेक। पहले बात अब इसको समझिए, ये जो लिखा है बेटा I3-1, आयोडीन के हमने अभी भी इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे 129 और एक है 120। देखिए बेटा I3-1 लिखा है और लिखा है बेटा SO2। आयोडीन के 53 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 आयोडीन के कितने हो गए? 50 50 50, वो कितना हो गया बेटा? 150, और 3 करके 53 एटॉम नंबर करके 59 हो गया, टोटल में 160 इलेक्ट्रॉन। इसके बेटा 160 इलेक्ट्रॉन। अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सल्फर के होते हैं 16, 2 ऑक्सीजन के कितने हैं? 16, कितने हैं बेटा? 32। इसका मतलब ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। बढ़िए आगे, NO3 एंड CO3-1। NO3 डेटा बताइए, NO3-1, और दूसरा क्या बेटा? CO3-2। NO3-1 में इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7 और 1 ऐड किया हो गया 8, 3 ऑक्सीजन के कितने हो गए? 24, 8 के 2, 8 1 के और 3 के 24, 24 और 8 कितने हो गए बेटा? 32। इसमें देखिए कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऐड किए हो गया 8, 3 ऑक्सीजन के कितने हो गए? 24, कितने हो गए बेटा? 32। अब आपको निकालना है क्या ये आइसोस्ट्रक्चरल मत है। अगर आइसोस्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? नाइट्रेट आयन। आपने नाइट्रिक एसिड बनाया हुआ बेटा, नाइट्रिक एसिड में से आप निकाल दीजिए हाइड्रोजन निकाल दीजिए, उस ऑक्सीजन पे माइनस में रख दो, उस ऑक्सीजन पे माइनस में रखेंगे तो ये खुद ही आ गया नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? ऐसे N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड आएगा बेटा O-1, और यहाँ से बनेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? कार्बोनेट आयन लिखा है। कार्बोनेट ऐसे C के बाद क्या करेंगे बेटा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन है, इस पर भी -1 चार्ज, और एक ऑक्सीजन है, इस पर भी -1 चार्ज। इन दोनों का बेटा स्टीरिक नंबर निकालिए। स्टीरिक नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा? इसके कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे? 1 2 एंड 3। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, 3 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्राइंगुलर प्लेनर। इसका सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1, 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्राइंगुलर प्लेनर। तो ये जो आपस में ये आइसोस्ट्रक्चरल भी है और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी होते हैं।
विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज प्लेनर, इनमें से प्लेनर कौन है? इसमें से प्लेनर तो आसान है बेटा, इसमें जो BF3 होगा वो प्लेनर होगा। BF3 का स्ट्रक्चर ऐसे, आपको ये चीज़ें बेटा फटाफट याद होनी चाहिए। बोरान के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 and 3, 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा 3 फ्लोरीन के साथ, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें जो चारों एटम्स होंगे दे विल बी इन द सेम प्लेन, इट विल बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल। जो CH4 होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल प्लेनर नहीं होता है। PCl3 में एक मसला है बेटा, PCl3 में लोन पेयर होते हैं। PCl3 अगर आप देखेंगे ना बेटा, इसमें लोन पेयर्स होते हैं, और अगर लोन पेयर होंगे तो प्लेनर नहीं होगा। अगर इसमें बेटा लोन पेयर होंगे तो प्लेनर नहीं होगा। कैसे में एक लोन पेयर नहीं होगा बेटा? अब देखिए PCl3 में ये फॉस्फोरस, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक क्लोरीन, और यहाँ से और एक क्लोरीन, Cl, यहाँ से भी Cl और यहाँ से भी Cl, इसके ऊपर एक लोन पेयर, तो ये प्लेनर कैसे हो गए? तो पायरामिडल है, प्लेनर नहीं हो सकता। अमोनिया भी पायरामिडल होता है, अमोनिया में भी एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड्स, पायरामिडल अमोनिया भी होता है। तो इनमें से जो प्लेनर होता है, प्लेनर होगा बेटा इनमें से सिर्फ BF3। द फॉलोइंग वुड हैव ए परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा? पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटा, अगर ये डाइपोल मूवमेंट इसका होगा तो क्या हो सकता है? इस बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट ऐसे, इस बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट ऐसे। क्या ये अपोजिट डाइपोल्स है सेम बॉन्ड्स के? हाँ, यहाँ से भी वही बॉन्ड, यहाँ से भी वही बॉन्ड, डाइपोल्स तो अपोजिट है। अगर डाइपोल्स अपोजिट हो गए तो नेट डाइपोल मूवमेंट 0, इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो 0 होगा। बिसाइड्स आप ये भी याद रखेंगे, जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? वो 0 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, डाइपोल मूवमेंट 0। दूसरा क्या लिखा है? BF3, BF3 आपने बेटा अभी लिखा, BF और यहाँ से BF, यहाँ से BF। BF3 क्या होगा? क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यहाँ से क्या होगा? इसका डाइपोल मूवमेंट ऐसे जाएगा, इसका डाइपोल मूवमेंट ऐसे जाएगा, इसका डाइपोल मूवमेंट ऐसे जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके परफेक्टली बराबर होगा, इन दो का रिजल्टेंट इसके बराबर। क्यों? क्योंकि इन बॉन्ड डाइपोल्स में जो एंगल होगा वो होगा 120। अगर दो बॉन्ड्स होंगे इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120, एंगल ऑफ 120, उनका रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे वो आएगा उसी बॉन्ड के बराबर। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा इसका रिजल्टेंट भी उतना ही आएगा, बस इसका तो उतना ही है, इसका भी उतना ही है कि अपोजिट होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद है CCl4, CCl4 भी एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल अगर होगा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा, जैसे मीथेन का डाइपोल मोमेंट वुड बी इक्वल टू 0। तो इसमें आंसर बचेगा बेटा अमोनिया, वो हमने पहले भी किया था। अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, कितना होता है बेटा? 1.47, इसका 1.47 dy होता है डाइपोल मोमेंट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इनमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा? अगर आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ निकालना है, आपको पहले याद रखना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन के 3 स्पीशीज है। एक तो आपको O2 दिया है, आपको दिया बेटा O2+1, और क्या दिया बेटा? O2-1, O2-1। इस O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 16। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2। इस O2+1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15 आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा? 2.5। उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? ये 17 बेटा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा? 1.5 के बराबर, 1.5। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर ये है, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा ज़्यादा है, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं देखूंगा ना बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या आएगा? पहले बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है? O2+1 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। उसके बाद आएगा बेटा O2, और उसके बाद आएगा बेटा O2-1 आएगा कि नहीं? हाँ, ये तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अब हमें क्या निकालना है? बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ आपस में क्या होते हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ होते हैं बेटा क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड ऑर्डर एंड यहाँ पे लिखेंगे बेटा बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा? अगर हम बॉन्ड लेंथ देखेंगे, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगा बेटा? बॉन्ड लेंथ वुड बी इक्वल टू O2+1 जो होगा इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, फिर इसमें O2 आएगा, फिर आएगा बेटा O2-1। तो O2+1 पहले, फिर आएगा O2, फिर आएगा O2-1। दिस वुड बी इट्स करेक्ट आंसर। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। आपको मैंने ट्रिक सिखाया कैसे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, आप ट्रिक देखे बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और आंसर निकालिए। विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक, इनमें से ऐसा कौन सा स्पीशीज है जो क्या होगा बेटा? जो डायमैग्नेटिक होगा। अगर आपको डायमैग्नेट निकालना है, डायमैग्नेटिक के लिए हमें ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहली बात है कि जो O2 होता है, मेजर सक्सेस, सबसे मेजर सक्सेस जो था किस थ्योरी का बेटा? मेजर सक्सेस किस थ्योरी का?
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, वो था कि जो O2 है उसने प्रूव करके दिया O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो ये बात आप पहले मान के चलेंगे सर जो O2 होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक। O2 क्या होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक। क्यों होता है पैरामैग्नेटिक? O2 के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू MOT, तो ये पैरामैग्नेटिक है। हमें क्या निकालना है? डायमैग्नेटिक। अब हम देखेंगे O2-2 क्या होगा। पहले हम O2 की बात देखेंगे। अगर हम 2 ऑक्सीजन लेंगे बेटा, ऑक्सीजन ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p4। दूसरा ऑक्सीजन लेंगे, क्या बनेगा बेटा? एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 और लेंगे बेटा 2p4। लिया आपने ये 2 ऑक्सीजन। ये 1s किसके साथ कंबाइन होगा? 1s के साथ, तो खत्म कहानी। 2s किसके साथ कंबाइन होगा? 2s के साथ। अब क्या बचा बेटा? 2p4। 2p4 एक ऑक्सीजन एटम का दूसरे 2p4 के साथ कंबाइन होगा, 2p4 ऐसे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। इसमें इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4, रख दिए 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी रख देंगे हम बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर नया ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होंगे। अब ऑक्सीजन में आपको पता है पहले आता बेटा सिग्मा 2pz, पहले आएगा बेटा सिग्मा 2pz, ये बनेगा पहले। उसके बाद 2 आएंगे पाई वाले, कौन सा? पाई 2px एंड पाई 2py। उसके बाद यहाँ पे पहले पाई ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल। उसके बाद यहाँ पे पहले कौन सा ऑर्बिटल? सिग्मा ऑर्बिटल। नाइट्रोजन तक इसका रिवर्स होता है, नाइट्रोजन तक यहाँ 2 पहले रख दो फिर 1 रख दो, तो ये बनेगा सिग्मा। अब देखिए इन 8 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे? 1 2 बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे आप, 1 2 रख दिया आपने 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये पाई स्टार 2px है, पाई स्टार 2px, ये है बेटा पाई स्टार 2py, ये होगा पाई 2px, ये होगा पाई 2py। ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ दे देंगे? एक को यहाँ पे रखेंगे, एक को यहाँ पे रखेंगे, तो ये बन गया बेटा O2। क्या बन गया बेटा? O2। आपको O2 चाहिए या आपको चाहिए O2-2? O2-2। अगर O2-2 है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो मान लीजिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, यहाँ पे भी क्या बढ़ा दिया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। इससे पहले तो ये 2 अनपेयर थे, तो वो तो पैरामैग्नेटिक था, वो मैंने बोला था ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। अगर आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से क्या होगा? इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये बनेगा डायमैग्नेटिक। इसका आंसर ही होगा, क्या होगा बेटा इसका आंसर? जो O2-2 होगा वो क्या होगा बेटा? दैट्स डायमैग्नेटिक इन नेचर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? H2 एग्जिस्ट करता है, आपने किया है। C2 के बारे में भी एग्जिस्ट करेगा। He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? देखिए बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 2। क्या एक ही हीलियम है या 2 है? 2 हीलियम है सर। एक का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, दूसरे का भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2। इसका 1s2, एक हीलियम एटम का 1s2 दूसरे हीलियम एटम के 1s2 के साथ कंबाइन होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जब भी आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होके क्या करेंगे बेटा? एक तो बनाएगा सिग्मा 1s, दूसरा बनाएगा सिग्मा स्टार 1s। एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, ये बॉन्डिंग में उतने, एंटी बॉन्डिंग में उतने। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, NB माइनस NA 2/2 डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 2 कितना होगा? 0/2। बॉन्ड ऑर्डर इज 0, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हीलियम कभी एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों? इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 2 के बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 0 के बराबर होता है। उसके बाद द नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट इन PCl5 मॉलिक्यूल। जो PCl5 मॉलिक्यूल होगा इसमें नंबर ऑफ कौन सा एंगल्स बेटा निकालना है? 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं? अगर आपको PCl5 बनाना है तो PCl5 के लिए आप याद रखेंगे जो PCl5 होता है बेटा वो होता है ट्राइंगुलर बाइपैरामिडल। PCl5 क्या होता है बेटा? ट्राइंगुलर बाइपैरामिडल। ऐसे बना दिया और ऐसे और 2 क्लोरीन, Cl और Cl। अब इनको आप क्या कहते हैं बेटा? इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल, इनको बोलते हैं बेटा एक्सियल, एक्सियल वाले क्लोरीन। तो ऐसे 3 क्लोरीन है, ऐसे ट्रायंगल बना के, एक क्लोरीन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से, ट्रायंगल बना के। अब ऊपर से एक क्लोरीन ऐसे है और नीचे से एक क्लोरीन ऐसे है। ट्राइगोनल, ऊपर से एक पैरामीटर,
पिरामिड, इट इज बाइपिरामिडल, तो बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसमें 90 डिग्री एंगल कितने होंगे, देखिए बेटा क्या है, ये जो 3 क्लोरीन है इक्वेटोरियल, ऐसे एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, 3 क्लोरीन है, आपने ऐसे रख दिया बेटा, ऐसे एक क्लोरीन, तो ये क्लोरीन क्या होगा, ये तीनों क्लोरीन के साथ अलग अलग 90 डिग्री बॉन्ड बनाएगा, बना देगा 3, ये वाला जो ऊपर वाला क्लोरीन होगा, तो ये क्लोरीन जो होगा ये तीनों के साथ 90 डिग्री एंगल्स बनाएगा, ये इसके साथ 90 बनाएगा, ये इसके साथ 90 बनाएगा, और ये इसके साथ भी 90 बनाएगा, हो गए 390, ये बनाएगा 390, और ये वाला भी कितने बनाएगा बेटा, ये भी बनाएगा 390, 390 मीन 690 डिग्री एंगल्स, ये होगा बेटा आंसर है 6। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज सेम एज इन, आसान है बेटा, N2 में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो सेम किसके साथ होगा, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, मैंने ट्रिक बता दिया, आंसर इज 3, बॉन्ड ऑर्डर 3। अब आप काउंट करिए, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, CO में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, CO कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8, कितने हो गए बेटा 14, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। बढ़िया, आगे एन एग्जाम्पल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इज, इनमें से कौन सा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है बेटा, मैंने अभी अगर आपको याद होगा पिछली स्लाइड में, पिछली कुछ स्लाइड्स में हमने NO2 किया था सॉल्व, NO2 का स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाया था, N यहाँ से बनाया था डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से ऑक्सीजन, मैंने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये बनाएगा इसके साथ कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इनमें से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को नहीं, इसमें ये बचेगा बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका आंसर आएगा बेटा NO2। अकॉर्डिंग टू MO2 C2 मॉलिक्यूल हैज, अभी हमने बेटा पिछले कुछ स्लाइड्स में किया था कि NO2 जो C2 मॉलिक्यूल होता है बेटा, C2 मॉलिक्यूल में याद रखना है इसमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, C2 मॉलिक्यूल में अकॉर्डिंग टू MOT 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं, इसमें होते हैं 2 पाई बॉन्ड्स, बस इसमें कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, तो इट हैज़ ओनली 2 पाई बॉन्ड्स, इसमें ये आएगा बेटा ऑप्शन 1 सेगमेंट 1 पाई, ये इसका आंसर नहीं है, ओनली 2 पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू MOT। मैंने बोला था आपको बेटा पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px की वजह से 1 पाई बॉन्ड, पाई 2p वजह से कि दूसरा पाई बॉन्ड, टोटल में जो पाई बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे 2, इट हैज़ ओनली 2 पाई बॉन्ड्स। अब आपको बेटा ये मैच करना है, इसको मैच करना है, मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1, कॉलम 1 में जो कंपाउंड्स दिए थे विद देयर स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड, करेक्ट कोड आपको असाइन करना है। अब इसमें से आपने एक चीज़ तो पहले सॉल्व किया था बेटा, XeF4 हमने एक बार सॉल्व किया, उसको बोला हमने बेटा स्क्वायर प्लेनर, हाँ शेप तो दिया ना बेटा, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्क्वायर प्लेनर होगा बेटा कौन सा, XeF4 इज स्क्वायर प्लेनर। उसके अलावा जो SF6 है बेटा, SF6, ये जो SF6 होता है आपको पता है बेटा, SF6 जो होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से एक फ्लोरीन, यहाँ से एक फ्लोरीन आएगा, यहाँ से एक फ्लोरीन आएगा, यहाँ से एक फ्लोरीन आएगा, उसके अलावा ये बन गया बेटा स्क्वायर जैसा, और यहाँ से एक फ्लोरीन आएगा और यहाँ से भी एक फ्लोरीन आएगा, तो इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। जो SF6 होता है बेटा वो क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद है बेटा ClF3, ClF3 कैसे बनाएंगे, Cl के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ से आएगा बेटा फ्लोरीन एक, यहाँ से भी आएगा बेटा फ्लोरीन एक, यहाँ से भी आएगा एक फ्लोरीन एक, ये बनेगा T जैसा, तो ये T जैसा बनेगा लेकिन थोड़ा बेंट बनेगा, क्यों बनेगा बेंट, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेंगे बेटा, ये बॉन्ड पेयर्स को थोड़ा सा रिपेल करेंगे, तो ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, उसकी वजह से ये T जैसा दिखने वाला, ये T जैसे थोड़ा बेंट हो जाएगा, तो ClF3 जो होगा वो बेंट शेप होगा। अब देखिए A को आएगा 2 बेटा, A को आएगा 2 आंसर, यहाँ से बेटा A को आएगा 2, 2 यहाँ पे है, और B को क्या आएगा 3, B को आएगा 3, आंसर वुड बी 2, इसका 2 आंसर होगा। और XeO3 जो होगा, XeO3 आप खुद देखिए बेटा, XeO3 कैसे होगा, जिनन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक डबल बॉन्ड O, दूसरा डबल बॉन्ड O, तीसरा डबल बॉन्ड O, और यहाँ से दिखा के बेटा लोन पेयर, इट्स पायरामिडल, तो ये वाला जो XeO3 होगा ये बनेगा बेटा पायरामिडल शेप, तो ये आएगा इसका आंसर बेटा सेकंड पार्ट। और डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5, जो PCl5 है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो कौन सा है, पहले फॉस्फोरस का आप एटॉम नंबर बताइए, 15, कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 1s2, हाँ 2s2, 2p6, उसके बाद क्या आएगा बेटा 3s2, 3s2 के बाद क्या आएगा बेटा 3p3 आएगा कि नहीं, उसके बाद आएगा बेटा 3d, लेकिन ये 0, अब 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो बॉन्डिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू VBT हम इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ लगा देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करेंगे, तो ये कितना बनेगा 3s1, उसके बाद बनेगा बेटा 3p3, और क्या बनेगा बेटा 3d1,
तो s का एक ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, p के 3 ऑर्बिटल्स, 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन, 3 में 3 इलेक्ट्रॉन, और d के कितने ऑर्बिटल्स हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं किन के साथ, 5 क्लोरीन के साथ। अगर 5 बॉन्ड बनाएंगे विथ 5 क्लोरीन एटम्स, ये वाला जो d ऑर्बिटल होगा ये होगा बेटा d(z²). कौन सा होगा बेटा, d, लेकिन किस सब शेल का, 3 का। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा बेटा 3d(z²). ऐसे याद रखे, PCl5 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ना PCl5 में, वो होगा बेटा sp3d। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, वो कौन सा होता है, 3dz। dz², अब यहाँ पे जो फॉस्फोरस है उसका 3 वाला d। उसके बाद बढ़िए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। कौन सा स्टेटमेंट, पहली बात, द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। यही बात गलत है, यही गलत है बेटा। क्यों, जो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑलवेज बराबर होते हैं जितने आपस में कंबाइन होंगे। ये लिख रहा है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कम होंगे, ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट्स हाइब्रिडाइज्ड। आपने जो रूल सीखा, क्या सीखा है, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, तो एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। तो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो पहला ही इसका आंसर गलत है। अब दूसरा क्या सही है इसका, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, ये बिल्कुल ठीक है। ऑल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर एट 90 डिग्री 109 पॉइंट, ठीक है। sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रॉन नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो है इसका पहला, जो 2 3 एंड 4 है वो है इसके करेक्ट स्टेटमेंट्स। बढ़िए आगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो पहला वाला स्टेटमेंट पढ़िए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पोजेस लेस एनर्जी देन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है वो बनता है बाय एडिटिव ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCO प्रिंसिपल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर बॉन्डिंग बनाना है तो वो एडिटिव ओवरलैप से बनेगा, उसमें जो नेट एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल की वो कंबाइनिंग ऑर्बिटल से कम होती है, तो पहली बात ठीक है। दूसरा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर डिजिग्नेटेड एज सिग्मा स्टार, पाई स्टार, ये भी ठीक है बेटा, ये तो गलत नहीं लिखा है, ये ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक है। और देखिए तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय एडिटिव ओवरलैप। अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकालेंगे कैसे बेटा, एडिशन ओवरलैप से, एडिशन ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग, नो उसको कहते हैं बेटा बॉन्डिंग। अगर एडिटिव ओवरलैप से निकालेंगे उसको कौन सा ऑर्बिटल बोलते हैं बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको हम कहते हैं। अगर हम किस ओवरलैप से निकालेंगे बेटा, अगर हम एडिटिव ओवरलैप से निकालेंगे उसको बोलते हैं बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पे लिखा है एंटी बॉन्डिंग, इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही होगा। क्या फोर्थ करेक्ट है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट्स मोर टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतने एक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा। उसके बाद द मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड इज, इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड कौन है, तो देखिए कोवेलेंट कंपाउंड कौन है बेटा। अब देखिए बेटा इनमें जो कैटयन है, लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड, अगर आप लेंगे इनमें जो कैटयन है वो सब में Li+1, कैटयन सब में सेम है। अब इसमें जो आयोडीन है ना बेटा, आयोडीन को मैं ऐसे बनाऊंगा, ये बेटा I-1, यह आयोडीन। दूसरे वाले में कैटयन वही लिथियम है Li+1, लेकिन इसमें जो कैटयन है बेटा, कैटयन तो वही है, लेकिन जो Br है ना उसका साइज थोड़ा कम है I-1 से। आपको याद है ना बेटा, हैलाइड आयन्स जो होते हैं, हैलाइड आयन्स का जो साइज होता है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो ये वाला जो आयन है ये I-1 है, इसका साइज ज़्यादा है, Br- का आयन उससे साइज कम होगा। उसके बाद है बेटा LiCl। अगर आप LiCl लेंगे बेटा, LiCl में क्या होगा, LiCl में Li पे जो चार्ज होगा वो होगा +1, वही कैटयन, लेकिन जो anion होगा वो अब उससे भी छोटा हो जाएगा। तो Cl-1 जो होगा, जो anion बनेगा ना उसका साइज फिर थोड़ा सा छोटा हो जाए। और लास्ट में लेंगे आप LiF, क्या लेंगे बेटा, LiF। Li पे चार्ज +1 और जो F- होगा वो बिल्कुल छोटा होगा, इससे भी छोटा हो जाएगा, F-1 बनेगा। अब इनमें से क्या निकालना है आपको, मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है। इनमें से कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा, कैटयन तो सेम है, इसका मतलब जो एनायन होगा बेटा ना, जिस एनायन में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, फैजानस रूल्स आपने पढ़े, फैजानस रूल कहता है छोटा कैटयन बड़ा एनायन मेक्स ए मॉलिक्यूल कोवेलेंट। ये कैटयन तो सेम है, हम छोटा बड़ा बोल ही नहीं सकते, लेकिन एनायन को बोल सकते हैं। जिसमें एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा।
एनायन की पोलराइजेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है? जहां पे एनायन का साइज ज्यादा है। यहाँ पे एनायन का साइज ज्यादा है, तो एनायन के साइज ज्यादा होने से इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए जो ये कैटायन होगा ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, अपनी ओर ज्यादा खींचने से इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। यहाँ पे भी खींचेगा लेकिन उतना नहीं खींच पाएगा, यहाँ पे भी खींचेगा उससे कम खींचेगा, और यहाँ से तो बिल्कुल ही कम खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन तो वैसे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी पोलराइजेबिलिटी वैसे भी कम है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा LiF में होगा, इसलिए इसका आंसर ये आएगा। इट इज इन अकॉर्डिंग्स विद फैजान्स रूल्स ऑफ पोलराइजेशन। फैजान्स रूल कहता है अगर कैटायन सब में सेम है तो एनायन के साइज को देखिए, एनायन जहाँ पे बड़ा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, उस मॉलिक्यूल का कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हो। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेड बिलो। अब ये कौन सा ऑर्बिटल है जो हमने दिखाया? अब ये ऑर्बिटल है क्या बेटा? देखिए इस ऑर्बिटल को ऐसे बनाइए आप, ये एक ऑर्बिटल ऐसे है p ऑर्बिटल, और ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ये दो ऑर्बिटल्स है। अगर मैं इसका साइन रखूंगा बेटा प्लस, इसका भी साइन रखूंगा प्लस, इसका माइनस और इसका माइनस, अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा तो ये बनेगा एडिटिव ओवरलैप। क्या बनेगा? एडिटिव ओवरलैप। अगर एडिटिव ओवरलैप बनेगा इसमें क्या होगा? ये दोनों ओवरलैप होंगे, ओवरलैप होके ऐसा इनका कुछ रिप्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे, तो ये बनेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको प्लस साइन लिखेंगे, इसको माइनस साइन लिखेंगे, ये इसका अपना एक नोटेशन है। लेकिन ये क्या नोटेशन है बेटा? ये बनेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये दोनों क्या कर रहे हैं? इन फेज ओवरलैप कर रहे हैं। क्या ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? बेटा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, क्योंकि जो क्रस्ट है वो क्रस्ट पे फॉल होगा, और जो ट्रफ होगा वो ट्रफ पे फॉल हो जाएगा। तो जो साइनस है ना वो सेम है, साइनस सेम है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर मैं इन्हीं का ओवरलैप बेटा ऐसे कराऊंगा, इसको मैं प्लस लिखूंगा और इसको मैं बेटा अब यहाँ साइड में माइनस रख दूंगा, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों आपस में ऐड ही नहीं होंगे। इन दोनों का जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब जो ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे बनेगा। ये जो नेगेटिव होगा इसको ऐसे दिखाएंगे, ये जो इसका पॉजिटिव होगा ऐसे दिखाएंगे, ये जो इसका पॉजिटिव नेगेटिव होगा यहाँ दिखाएंगे, जो इसका पॉजिटिव होगा वो यहाँ दिखाएंगे। इस वाले को बनता है, ये वाला ऑर्बिटल बनता है भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये बनेगा भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा उसको बोलेंगे बेटा बॉन्डिंग, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एंटी बॉन्डिंग। अब बन गया सर ये, इसको एंटी बॉन्डिंग मानते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं सर एंटी बॉन्डिंग में। क्या सिग्मा मानेंगे आप? पाई। अब सिग्मा मानेंगे पाई, ये p ऑर्बिटल जो है ना इनका लेटरल ओवरलैप हो रहा है तो पाई ही बनेगा ना। तो आप पाई स्टार लिखेंगे या इसमें तो पाई, क्या पाई ऑर्बिटल लिखेंगे या पाई स्टार? पाई ऑर्बिटल तो हो नहीं सकता, तब तो ये बॉन्डिंग होना चाहिए था, ये एंटी बॉन्डिंग है, इससे इसको लिखेंगे बेटा पाई स्टार। इनमें से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इनमें से किस में है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या है, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच है, लेकिन ये यहाँ से बॉन्डिंग नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब ये इसका आंसर ही नहीं होगा। ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते थे, लेकिन ये 1,4 पोजीशन पे है तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों में देखिए बेटा ये वाला स्ट्रक्चर जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यहाँ से ऐसे, यहाँ से आप दिखाएंगे बेटा OH आपने दिखाया ऐसे, यहाँ पे आपने क्या दिखाया बेटा? NO2 ऐसे दिखाएंगे आप बेटा, NO2 इसमें यहाँ पे दिखाइए आप, NO2 ऐसे दिखाएंगे आप बेटा, NO2 अगर याद होगा आपको ऑक्सीजन। ये देखिए बेटा ये ऑक्सीजन इनके बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी, ये बनेगा बेटा इंट्रामोलिक्यूलर। कौन सा बॉन्डिंग होगा बेटा? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ये बनेगा बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इसीलिए आप पढ़ते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट इज स्टीम वोलेटाइल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है इट इज स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल इसलिए होता है इससे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो अगर ये पैरानाइट्रोजन फिनॉल होता है उसमें इंटरमोलिकुलर, पैरानाइट्रोफिनॉल होता है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इसमें इंट्रा होती है इसलिए स्टीम वोलेटाइल होता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ये वाला आंसर। ये दो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते थे बेटा, लेकिन इन दोनों का जो पोजीशन है 1,4 है, प्रॉक्सिमिटी नहीं है, क्लोज नहीं है, इसलिए बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। इन्हें होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, अगर आपके पास होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब है अगर आपके पास O2 है, अगर आपके पास C2 है, N2 है, आपके पास F2 है, ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं जो डीजेनरेट होते हैं? आपने पढ़ा है बेटा, आपने देखा, अभी मैं बात भी कर रहा था, π2px और π2py जो होते हैं ये आपस में डीजेनरेट होते हैं। क्या ये डीजेनरेट होते हैं सिग्मा 1s एंड 2s? नहीं, 1s की एनर्जी कम, 2s की एनर्जी ज़्यादा। π2px एंड सिग्मा 2pz, जो π2px होता है उसकी एनर्जी कभी कम सिग्मा 2pz से कभी ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं।
तो सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा 2pz नीचे, सिग्मा 2pz ऊपर, तो इसका जो आंसर आएगा वो पाई 2px एंड पाई 2py, ये डिजेनरेट होता है। इन विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसका बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, जिसका बॉन्ड एंगल होगा मैक्सिमम। लेट मी हैव सम वाटर फर्स्ट बेटा। देखिए बेटा, इनमें से बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड एंगल जो होगा, द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, किस में होगा बॉन्ड एंगल मैक्सिमम। पहला लिखेंगे बेटा NH3, NH3 में ऐसे लोन पेयर, ये 3 बॉन्ड्स NH3 के, और आपको पता है इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 से कम होगा। हालांकि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, लेकिन लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल हो जाता है 107 डिग्री। दूसरी बात, मीथेन जो होगा, मीथेन में कोई लोन पेयर रिपल्शन नहीं, इसका बॉन्ड एंगल होगा बेटा 109, कोई लोन पेयर रिपल्शन नहीं, 109.28 होगा इसका बेटा बॉन्ड एंगल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। अब सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, ऐसे बेंड स्ट्रक्चर होता है सल्फर डाइऑक्साइड, S डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे बनेगा बेटा लोन पेयर। अब इसका जो एंगल होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp2, एंगल होना चाहिए 120, लेकिन इसका जो एंगल है वो है बेटा 119.5। क्यों होगा 119.5, क्योंकि इसमें जो सल्फर होगा, सल्फर के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, वो बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा, नज़दीक। और CS2 का क्या फंडा है बेटा, कार्बन है, कार्बन यहाँ से बनाएगा एक डबल बॉन्ड सल्फर के साथ, यहाँ से एक डबल बॉन्ड सल्फर के साथ, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा बेटा 180 डिग्री। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा बेटा CS2 में प्रेजेंट, विच इज इक्वल टू 180। इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सारे बॉन्ड्स क्या होंगे बेटा, आइडेंटिकल होंगे। अब सारे बॉन्ड्स किस में आइडेंटिकल होंगे, पहले लेंगे बेटा PCl5, PCl5 लेंगे तो ऐसा बनेगा, P यहाँ पे लिखेंगे बेटा Cl, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे लिखेंगे और एक Cl, और यहाँ पे लेंगे और एक Cl, यहाँ पे लेंगे बेटा और एक Cl, आपने बना दिया बेटा PCl5। PCl5, इसमें जो ये वाले बॉन्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, जो ये वाले होते हैं इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है देन इक्वेटोरियल। एक्सियल बॉन्ड्स, हालांकि सारे बॉन्ड्स तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड होता है उसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ क्या होती है बेटा, एक्सियल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो इसका PCl5 आंसर नहीं आएगा। ठीक है। SF4, सर क्या हम SF4 ले सकते हैं, SF4 का स्ट्रक्चर ऐसे है, S यहाँ से दिखा है फ्लोरीन, यहाँ से दिखा है फ्लोरीन, सीसा अगर आपको याद होगा बेटा, फ्लोरीन यहाँ से दिखा है फ्लोरीन, और इसमें क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इन दो बॉन्ड्स की जो लेंथ होती है वो इनसे मैच नहीं करती, इसलिए सारे बॉन्ड जो होंगे वो सेम नहीं होंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं होगा। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड लेंथ जो होंगे वो सेम होंगे। उसके बाद लेंगे ICl3 लेंगे तो ऐसे बनेगा ICl, यहाँ से लेंगे बेटा Cl, यहाँ से भी एक Cl आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, इस आइडियन पे होंगे बेटा 2 लोन पेयर्स, आइडियन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 5, 6 और 7। अब इन दो की जो लेंथ होगी वो कुछ और होगी, इसकी लेंथ कुछ और होगी, तो ये टी शेप्ड होता है बेटा, टी शेप्ड होगा तो ये दो नज़दीक होंगे, इनके ये थोड़ा दूर होगा, तो लेंथ सेम नहीं होगा। लास्ट में क्या लिखा है, XCF4 हमने इससे पहले भी सॉल्व किया बेटा। XCF4 अगर आपको याद होगा कैसे किया था बेटा, XCF4 को देखिए, XC है बेटा यहाँ पे, यहाँ से दिखा है आपने F, यहाँ से दिखा है और एक F, यहाँ से दिखा है और एक F, और यहाँ से दिखा है और एक F, ये XCF4 है। इसमें जो सारे बॉन्ड्स है, और इसमें जो लोन पेयर्स 2 है बेटा, लोन पेयर्स, यहाँ से एक लोन पेयर है, यहाँ से एक लोन पेयर है। इमेजिन करिए आप बेटा, बीच में सेंट्रल एटम जिनन है, उसको यहाँ 4 साइड से 90 डिग्री एंगल्स पे 4 फ्लोरीन लगे, ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर। ऊपर वाला लोन पेयर चारों को रिपेल करेगा, नीचे वाला लोन पेयर चारों को रिपेल करेगा, इक्वली रिपेल करेगा। देयर इज नो बायस विथ द अमाउंट ऑफ रिपल्शन दैट बॉन्ड्स फेस, इससे जो इनकी जो बॉन्ड लेंथ्स होंगे वो सब के बराबर होंगे। तो इसका आएगा बेटा XCF4 आंसर। The only force present among helium atoms, helium is a noble gas। बेटा नोबल गैस में कौन सा फोर्स होता है, अगर नोबल गैस होगा इसमें होंगे बेटा कौन से फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो गैस होगा, नॉन पोलर गैस है, नॉन पोलर नोबल गैस जो होगा वो होगा बेटा नॉन पोलर गैसेस में जो सबसे प्रोमिनेंट फोर्स होता है वो कौन सा होता है बेटा, वैन डर वाल्स फोर्स। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट X हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। एक एलिमेंट है X, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि इसकी वैलेंसी होगी बेटा 2। ठीक है।
इन इट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड दैट ऑफ वाई, जो वाई है ना इसकी वैलेंस शेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट इज आउटर मोस्ट शेल, इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा 8 - 5, वो कितना होगा 3 होगा। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, अगर ये दो आपस में कंबाइन होंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x की वैलेंसी कितनी होगी बेटा 2 और y की वैलेंसी कितनी होगी 3, ये दो अगर आपस में कंबाइन होंगे 2 यहाँ पे लाओ 3 यहाँ पे लाओ तो क्या बनेगा बेटा x3y2 x3y2 इसका आंसर आएगा बेटा x3y2 इज द करेक्ट आंसर। इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, तो क्रिस क्रॉस मेथड से आप क्रॉस करके आप आंसर बता दीजिए। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा x3y2। बढ़िया आगे, द फॉलोइंग फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू होल्ड 2 आइस क्यूब्स टुगेदर। अगर आपने 2 आइस क्यूब्स टुगेदर रख दिए व्हेन प्रेस्ड ओवर ईच अदर, उनको प्रेस कर दिया, 2 आइस क्यूब को प्रेस करेंगे तो कौन सा फोर्स होगा बेटा इज रेस्पॉन्सिबल टू होल्ड। अब आपको पता है बेटा आइस जो है ना वो वाटर मॉलिक्यूल्स का बना होता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स में जो प्रोमिनेंट बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, वो होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो पहला ही ऑप्शन आएगा, इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Which of the following molecules has both polar and non-polar bonds? ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें पोलर बॉन्ड भी और नॉन पोलर बॉन्ड भी प्रेजेंट है। पहले हम लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसे S डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या दिखाएंगे बेटा OH, और यहाँ से भी क्या दिखाएंगे बेटा OH, हमने दिखा दिया। अब इसमें जो बॉन्ड्स होंगे बेटा ये वाला बॉन्ड भी पोलर, ये 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 भी पोलर। क्यों, डिफरेंट एटम्स में बॉन्ड्स है। ये सारे बॉन्ड जो है डिफरेंट एटम है, सेम एटम में कहीं बॉन्ड ही नहीं है, वही नॉन पोलर होगा। लेकिन इसमें सेम एटम में कहीं बॉन्ड ही नहीं है, सारे डिफरेंट एटम्स में बॉन्ड्स है, इससे सारा नॉन पोलर होगा। इसमें कोई भी बॉन्ड नॉन पोलर नहीं होगा, सारे होंगे बेटा पोलर। और उसके बाद N2H4 आपको याद होगा बेटा इट इज हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन में ऐसे 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, लाइकवाइज यहाँ से भी हाइड्रोजन और यहाँ से भी क्या लेंगे बेटा हाइड्रोजन। आपको बताना है कि इसमें पोलर है या नॉन पोलर बॉन्ड है। बीच वाला जो बॉन्ड है 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में, क्या है सेम नाइट्रोजन एटम्स है डिफरेंट। जो बीच वाले 2 नाइट्रोजन एटम्स है दे आर सिमिलर। अगर नाइट्रोजन एटम्स दोनों सिमिलर है तो सिमिलर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा इट हैज टू बी अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा इट वुड बी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, व्हाट अबाउट NH बॉन्ड। NH बॉन्ड में जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम। तो इनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा पोलर। ये वाला बॉन्ड है नॉन पोलर, ये बॉन्ड भी बनेगा बेटा पोलर, ये वाला बॉन्ड भी पोलर, ये वाला बॉन्ड भी पोलर। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट आंसर वुड बी इक्वल टू N2H4। तो ये है इसका आंसर। Which is incorrect statement regarding PCl5? PCl5 के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। PCl5 का स्ट्रक्चर बेटा हमने एक बार बना लिया था। PCl5 ऐसे, PCl5 का यहाँ से Cl और यहाँ से लिखेंगे बेटा Cl। अब मैंने आपको पहले ही बोला था PCl5 के बारे में, क्या बोला था, ये है इक्वेटोरियल, ये भी है इक्वेटोरियल, ये भी है इक्वेटोरियल। इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं एक्सियल। कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ही पता होना चाहिए, जैसे एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है इक्वेटोरियल से। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है उनके बीच का एंगल है 120, जो एक्सियल है उनके बीच का एंगल आपस में जो है इन दो का जो एंगल है आपस में 180 है, इनका जो इक्वेटोरियल के साथ बॉन्ड है वो 90 है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन PCl5 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस sp3d। क्या फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अब sp3d है। अब बेटा फॉस्फोरस का स्टीरिक नंबर निकाले। स्टीरिक नंबर किसके बराबर बोला है बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बताइए फॉस्फोरस के अराउंड सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है 5, लोन पेयर कोई नहीं है। अगर 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। सर सही लिखा है पहला पॉइंट, क्या हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा sp3d। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इनकरेक्ट, ये भी ठीक लिखा है बेटा, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है, एक तो हो गए एक्सियल बॉन्ड्स, दूसरा कौन सा हो गए इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तीसरा एक्सियल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर। एक्सियल बॉन्ड कहाँ स्ट्रॉन्गर होगा बेटा, एक्सियल बॉन्ड तो वीक होगा क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। एक्सियल बॉन्ड जो होता है उसके लेंथ ज़्यादा होता है इसलिए वीक होता है, लेकिन जो इक्वेटोरियल है वो स्ट्रॉन्गर होता है। इसका मतलब ये वाला जो होगा एक्सियल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये गलत लिखा है, इसका आएगा बेटा थर्ड पार्ट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। जो HCl मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसे होगा। HCl आपने बना लिया, आपको पता है बॉन्ड पोलर है, ये बनेगा बेटा डेल प्लस, ये क्या बनेगा डेल माइनस, तो ये बन गया एक HCl मॉलिक्यूल। अगर मैं दूसरा HCl मॉलिक्यूल लूँगा ऐसे HCl, तो ये क्या बनेगा बेटा डेल प्लस, ये क्या बनेगा बेटा डेल माइनस, ये दूसरा HCl मॉलिक्यूल।
इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होगा बेटा। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये भी है बेटा डाइपोल और ये भी है डाइपोल। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल। है बेटा इसमें कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इनमें वही इंटरेक्शन प्रेजेंट हो। अब उसके बाद क्या लिखा है, कंपेयर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज। अगर आप इसको एनर्जी देंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज इन स्पीशीज के क्या होंगे। तो पहली बात अब देखेंगे बेटा H2। पहले हम H2 को समझेंगे। H2 का अगर हम MOT डायग्राम बनाएंगे, किसका बेटा H2 का, तो कैसे बनाना चाहिए हमें H2 का MOT डायग्राम। अगर हम लेंगे बेटा H2 में ऐसे बनेगा, ये होगा बेटा 1s, ये हो गया दूसरे हाइड्रोजन का 1s, 2 1s आ गए। यहाँ पे बनेगा बेटा सिग्मा 1s, यहाँ पे बनेगा बेटा सिग्मा स्टार 1s। ऐसा इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। अगर यहाँ पे बनेगा बेटा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे बेटा 1s, इसको भी लिखेंगे 1s, इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, इसको बोलेंगे बेटा सिग्मा स्टार 1s। ये लिखना चाहे बिल्कुल सही है। तो अब देखिए बेटा इसका जो होगा, इसका आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालना है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा, कंपेयर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। हमें H2 दिया बेटा, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कर दिया तो मुझे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। बेटा मैं इसका डायग्राम सही से बनाऊंगा। आई थॉट इट वॉज H2-2। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, हम हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऐसे और ऐसे कंबाइन होगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये है 1s ऑफ इलेक्ट्रॉन 1s1, ये भी है 1s1 ऑफ हाइड्रोजन। ये दो कंबाइन होंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा बॉन्डिंग में सिग्मा 1s में। अब ये एक ऐसा स्पीशी है जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो लिखेंगे बेटा 2/2। 2/2 कितना हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सिर्फ बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ये तो हो गया H2 में। दूसरा लेंगे हम बेटा H2+1। अगर हम लेंगे बेटा H2+1, H2+1 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दो, वो सिग्मा 1s में से निकलेगा। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसमें आधा इलेक्ट्रॉन बचेगा, बॉन्ड ऑर्डर बनेगा बेटा 0.5। तो H2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। सर कैसे, एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, वो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से भी निकलेगा बेटा, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको खाली करना पड़ेगा, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0.5। अब देखिए तीसरा क्या लिखा है, तीसरा लिखा है बेटा H2-1। H2-1 देखिए आप क्या करना है, H2-1 के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपने इंक्रीज किया एक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, वो किस में गया, एंटी बॉन्डिंग में। तो अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 1 डिवाइड बाई करेंगे 2, 2 - 2 कितना हो गया बेटा, 2 - 1 कितना हो गया 1, 1/2, वो कितना आएगा बेटा 0.5। अब देखिए बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5, बट इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो H2-1 है बेटा, H2-1 इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन इन ABMO, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ABMO, और इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है ABMO। अब आप देखिए कंपैरिजन कैसे करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। आपको क्या करना है, आपको इसका निकालना है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्यों ना हम ऐसे करेंगे, पहले हम देखेंगे बेटा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर है H2 का सबसे ज्यादा, H2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। उसके बाद इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, हम पहले किसको लिखेंगे H2+1, H2+1 पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बेटा H2-1, लिख दिया हमने बेटा ये 3, ये तो बन गया बॉन्ड ऑर्डर। अब जो इसका बॉन्ड लेंथ होगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, उतना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा। अब जिस ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर आ गया उसी ऑर्डर में क्या आएगा बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप पूछेंगे सर यहाँ पे क्यों हमने ऐसा किया, यहाँ पे क्यों ना हम इक्वालिटी साइन लगा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे इक्वालिटी साइन, लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर मैं निकालूंगा बेटा बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, पहले H2 आना चाहे, अब इन दोनों में से कौन आएगा, सर इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो है 0.5। अब देखिए बेटा इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना H2-1 में, एक इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, एक इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, इसका मतलब इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, H2+1 के कंपैरिजन। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इट विल टेक मोर एनर्जी, ये कम स्टेबल होगा, इट विल टेक लेस एनर्जी। तो इसमें आएगा H2, उसके बाद आएगा H2+1, उसके बाद आएगा बेटा H2-1 के बराबर। अब देखिए बेटा क्या है, पहले आएगा H2,
पहले आएगा H2, उसके बाद क्या आएगा, आपको क्या निकालना है बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, H2 की। H2 हैज लेस देन किससे, H2 प्लस वन, इट हैज लेस देन H2। इसका मतलब ये जो फोर्थ ऑप्शन होगा, दिस विल बी इट इज करेक्ट आंसर। ये याद रखना बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा था ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे लिखा है बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे लिखा है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये इसका आंसर आएगा। देखिए बेटा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस का इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। आपने पढ़ा है बेटा रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस में हम जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ऑल ऑफ देम आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, दे आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, ओनली स्ट्रक्चर दैट इज रियल दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो पहली बात इसने सही लिखी है कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं, ठीक लिखा है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिमेन सेम। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे, रेजोनेंस का एक रूल भी है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑलवेज रहने चाहिए सेम, उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल, ये गलत लिखा बेटा। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अमंग ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना बेटा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और हाइब्रिड में, वो सबसे ज्यादा होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल, इसने लिखा लीस्ट स्टेबल, ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज द आंसर। बड़े आगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2s 2p एंड 2p ऑर्बिटल्स आर। बेटा आपने वीबीटी में एक पॉइंट पढ़ा है, वीबीटी में आपने क्या सीखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि अगर डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्बिटल होगा, डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्बिटल लाइक p ऑर्बिटल, वो बनाता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल s ऑर्बिटल। तो अगर आप वीबीटी के हिसाब से देखेंगे, अगर p और p के बीच में ओवरलैप होगा, वीबीटी के हिसाब से अगर p और p में ओवरलैप होगा, p ओवरलैप जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, p ओवरलैप इज स्ट्रॉन्गर देन किसके, sp ओवरलैप, sp ओवरलैप, और वो स्ट्रॉन्गर होता है देन ss ओवरलैप। डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना लेता है। तो वीबीटी का असम्पशन भी है, वीबीटी का एक पॉइंट भी है बेटा, p और p ओवरलैप ज्यादा बनाएगा। अब देखिए आपको ऑप्शन क्या दिए हैं, 2p 2p, तो मैं लिखूंगा 2p 2p का ओवरलैप जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा देन 2s 2p ओवरलैप, और वो ज्यादा होगा देन 2s 2s ओवरलैप। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए आप क्या, कौन सा ऑप्शन पहले आएगा, सबसे ज्यादा ओवरलैप जो होगा वो 2p 2p का हो जाएगा, ये वाला है। इसमें 2p 2p कहीं पे नहीं है, 2p 2p ज्यादा, फिर 2s 2p, फिर 2s 2s, ये आएगा बेटा इसका आंसर। मॉलिक्यूल हैविंग हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसका हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट होगा। बेटा नजर रखना और ध्यान से सुन लेना। आपने ऐसे एक स्ट्रक्चर पहला लिया है, पहला वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसको नजर रखना। यहाँ पे बेटा लिखा है Cl, यहाँ पे भी लिखा है बेटा Cl, और यहाँ पे भी बेटा क्या लिखा है Cl, 3 Cl है। अब इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा वो ऐसे जाएगा, इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा ऐसे जाएगा, क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से। अगर मैं इन दो डायपोल्स को सॉल्व करूंगा, इन दो डायपोल्स के बीच, इन दो डायपोल्स के बीच में जो एंगल है वो बेटा 120 डिग्री। मैंने इससे पहले भी बोला था, अगर दो सेम डायपोल्स होंगे इंक्लाइनेड एट एन एंगल ऑफ 120, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से निकलेगा बेटा, रिजल्टेंट यहाँ के बराबर निकलेगा। अगर रिजल्टेंट यहाँ से निकले, ये किसके बराबर आएगा, जितना इसका डायपोल मूवमेंट होगा इसी के बराबर, या जितना इसका डायपोल मूवमेंट होगा, क्योंकि दोनों बॉन्ड सेम है, तो इसका रिजल्टेंट इसी के बराबर आएगा। अगर इसका रिजल्टेंट आ गया बेटा, अगर इसका डायपोल मूवमेंट है बेटा x, इसका भी आएगा x, अगर ये x तो ये भी है ना बेटा x, इसका डायपोल मूवमेंट तो ऐसे जाएगा। अब ये दो देखो, ये आपस में अपोजिट, अगर ये अपोजिट होगा तो डायपोल मूवमेंट होगा बेटा 0, इट वुड बी नॉन पोलर। ये दोनों इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ x, ये दोनों ऐसे बेटा, एंगल है 120। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, सेम डायपोल है, तो वो आएगा बेटा इन्हीं में से एक वैल्यू, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू x के बराबर। अब इस वाले और इस वाले को देखो, देयर अपोजिट डायपोल्स, अगर अपोजिट डायपोल्स होंगे तो आपस में कैंसिल होंगे और नेट डायपोल मूवमेंट 0 होगा, इसलिए जो मॉलिक्यूल होगा इट इज नॉन पोलर। तो इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा बेटा, डायपोल मूवमेंट इज 0। अब दूसरा वाला है बेटा CN आप समझिए क्या है, आसान है बेटा। आपने ले लिया बेंजीन, बेंजीन में यहाँ पे CN कर दिया। इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये वाले कार्बन का, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो ये दोनों लीनियर होंगे। इसका डायपोल मूवमेंट ऐसे, इसका डायपोल मूवमेंट ऐसे, बराबर आपस में कैंसिल, डायपोल मूवमेंट 0, डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सीधे देखिए बेटा, ये ऐसे और ये ऐसे जा रहा है, ये अपोजिट एक दूसरे के, डायपोल मूवमेंट कितना 0। अब बचा वो, अब कहेंगे अब सर वो भी तो ऐसा ही है, उसका डायपोल मूवमेंट भी 0 होना चाहिए, लेकिन उसका डायपोल मूवमेंट बेटा 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये याद भी रखना, और अक्सर पूछा जाएगा इसके बारे में, इसके क्वेश्चंस आते हैं, पूछे गए हैं बार बार, याद रखना बेटा क्या है। जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक बेंजीन रिंग है बेटा,
बेंजीन रिंग को यहाँ से अटैच है बेटा OH, ये OH ऐसे दिखाना है, और एक OH है बेटा वो ऐसे प्रेजेंट। आपको लगता होगा कि लीनियर होगा, आपको दिमाग में ये इमेज आएगी इसकी कि ये वाला स्ट्रक्चर है ऐसे, ये OH ऐसे होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, OH ऐसे होगा। आपको पता है बेटा ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स होते हैं, अगर 2 लोन पेयर्स होंगे तो ये बेंड स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। बेटा वाटर में जैसे आप बेंड स्ट्रक्चर निकालते हैं ना बेटा, वैसा ही तो यहाँ पे होंगे 2 लोन पेयर्स, तो बेंड स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए हम इसको ऐसे बना रहे हैं, बेंड स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसका डायपोल मोमेंट जाएगा ऐसे, इसका डायपोल मोमेंट जाएगा ऐसे, इसका डायपोल मोमेंट जाएगा बेटा ऐसे, इसका डायपोल मोमेंट जाएगा ऐसे। अब देखिए इसका डायपोल मोमेंट यहाँ आ रहा है, इसका डायपोल मोमेंट यहाँ जा रहा है। चलिए इन दोनों को तो अपोजिट मानेंगे, ये तो कैंसिल करेंगे, लेकिन ये वाले देखो, ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ जा रहा है, ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा इसका होगा हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, ये जो मॉलिक्यूल होगा इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। और ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा दिखने में पोलर लगेगा, लेकिन दिखने में नॉन पोलर लगेगा, लेकिन होगा क्या बेटा, दिस मॉलिक्यूल वुड बी पोलर। तो इसका आंसर आएगा बेटा डी पार्ट। विच आर द फॉलोइंग ट्रांजिशंस, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बट मैग्नेटिक नेचर डज नॉट चेंज। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, देखो बेटा N2 प्लस कन्वर्ट होगा N2 में, इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, N2 प्लस 1 और N2, आप खुद बताइए बेटा N2 प्लस 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 प्लस 1 में, N2 प्लस 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, N2 में होते हैं 14, एक निकाल दो तो 13, N2 में कितने होते हैं बेटा 14, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा बेटा 3, बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा बेटा कितना 2.5। अब N2 प्लस से जा रहे हैं आप, N2 प्लस से जा रहे हैं आप, N2 जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो तो बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, तो ठीक है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बट मैग्नेटिक नेचर डज नॉट चेंज। आपको पता है जो N2 होता है ना बेटा, N2 होता है बेटा डायमैग्नेटिक, इसका MOT देखेंगे तो पूरा डायमैग्नेटिक लेगा, N2 जो होता है पूरा डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन जो N2 प्लस होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज होता है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होगा। अगर आप N2 से जाएंगे N2 प्लस, अब इसका रिवर्स सोचिए बेटा, N2 से जा रहे हैं N2 प्लस, N2 से N2 प्लस जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो ये वाला कंडीशन ही फिट नहीं करेगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। उसके बाद लिखा O2 से O2 प्लस, अगर आप देखेंगे बेटा O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2। अब दूसरा आपको लिखा O2 प्लस, अगर आप O2 प्लस लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 15। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा वो कितना आएगा बेटा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा O2 का कितना होता है बेटा, O2 का होगा 16 2, O2 जो होगा इसके इलेक्ट्रॉन 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा 16 का 2, इसका आएगा बेटा इट्स आंसर वुड बी, इसका जो आंसर होगा बेटा, इसका आंसर आएगा जो O2 प्लस है इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन में आगे बेटा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। O2 में होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई स्टार 2p x एंड पाई स्टार 2p y में, इससे पहले हमने कर दिया 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है। अगर पैरामैग्नेटिक होगा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, फिर भी ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस वाले में होता है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये यहाँ पे भी पैरामैग्नेटिक है, यहाँ पे भी पैरामैग्नेटिक है, जाना कहाँ है O2 से O2 प्लस, O2 से O2 प्लस जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ रहा है। दूसरी बात ये यहाँ पे भी पैरामैग्नेटिक है, यहाँ पे भी पैरामैग्नेटिक है, यही इसका आंसर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर एटम्स इन ईथीन मॉलिक्यूल्स, ईथीन मॉलिक्यूल है बेटा ऐसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इसी को तो नाम पढ़ेंगे हम बेटा ईथीन। इसमें देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp2, ये हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो प्लेनर है सारा मॉलिक्यूल। अगर सारा मॉलिक्यूल प्लेनर है, जो ऑल द एटम्स होंगे वो होंगे इन द सेम प्लेन, अगर सेम प्लेन होंगे तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका आंसर आएगा बेटा 6। और देखिए द कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, इसमें से कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स किसमें होते हैं, पहली बात सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो सल्फर का ऐसा स्ट्रक्चर, सल्फर यहाँ से दिखाएंगे O और H, यहाँ से दिखाएंगे बेटा O एंड H। अब सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सल्फर यहाँ से एक ऑक्सीजन है, यहाँ से एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा यहाँ पे, इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये यहाँ से डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। आप कहेंगे सर इससे पहले भी तो ये स्ट्रक्चर बनाया, तब तो आपने डबल बॉन्ड बना दिया, इस वक्त कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया,
अगर आप ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से जाएंगे तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि तब ऑक्टेट फॉलो करेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा। तो अब आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए उसके बाद O3 जो होता है बेटा, O3 ऐसे है, O ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और एक ऑक्सीजन होगा इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, चलेगा। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड है बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, कितने ऑक्सीजन है बेटा, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन बना दिया। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा, तो दिस एंड्स ऑफ द डिस्कशन। आई होप यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम दिस, और आगे वाली क्लास में, आगे वाले टेस्ट में बेटा आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।